एप 1 टू 10। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम यहाँ आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते हैं जो आपको पसंद आएगा। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल और भी ग्रो करेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। माई मिस्टीरियस सिस्टम वन गोल्डन पिल, ह्यूमन हिस्ट्री इन 2305। नहीं ये क्या हो रहा है, रोको इसे है भगवान, सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है। यह साल है 2305। इस वक्त दुनिया से ह्यूमंस ने अपनी सबसे ताकतवर चीज़ न्यूक्लियर मिसाइल्स से एलियंस की स्पेसशिप पर हमला करा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ असर तो नहीं हुआ। बस 10-15 एलियंस को चोट जरूर लग गई। यह एलियन स्पीशीज कहलाती है, डाल्विक स्पीसीज। जब ह्यूमंस ने देखा कि उनके सबसे ताकतवर हथियार न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी डाल्विक्स पर कुछ असर नहीं पड़ा, तब सब ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। सबको लग रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, पर इस वक्त लाखों दृढ़ संकल्प वाले इंसानों के अंदर की सुपर पावर्स अवेकन हो गई थी और उनमें ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट्स थे। किसी को एलिमेंटल पावर्स मिली थी, तो किसी को हेल्पिंग पावर, किसी को डिफेंस पावर, तो किसी को अटैकिंग पावर्स, और इन सारी पावर्स में भी सबसे ताकतवर सुपर पावर थी ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन। कई सारे सुपर पावर्स वाले ह्यूमंस ने डाल्विक्स पर हमला किया, जिससे ह्यूमंस की तो आधी पॉपुलेशन ही खत्म हो गई और डाल्विक्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद डाल्विक्स दोबारा अपने ग्रह पर दूर चले गए, पर उससे पहले एक ह्यूमन साइंटिस्ट अक्षत वर्मा, जिसके पास टेक्नोपैथी नाम की सुपर पावर थी, उसने एलियंस की काफ़ी इन्फॉर्मेशन चुरा ली थी और जिसे उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को दे दिया। एलियन अटैक के बाद दुनिया देश में नहीं बटी थी और गवर्नमेंट को वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते थे। उन एलियंस की इन्फॉर्मेशन से ह्यूमनस को पता लगा कि उन एलियंस के पास सुपर पावर्स ना होते हुए भी वह इतने ताकतवर कैसे थे, और इसका जवाब था वो एलियंस अलग अलग ग्रह जाकर वहां के बीस्ट्स को मार के उनके अंदर की पावर्स को अब्जॉर्ब कर लेते थे और उन बीस्ट की हड्डियों को कोलाप्स करके उनके बीस्ट वेपन्स, आर्मर्स और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी स्पेसशिप्स को बनाते थे। इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी थी ह्यूमंस के लिए। इंसानों को पता था कि डाल्विक सिर्फ अर्थ पर हमला करके शांत रहने वाले नहीं थे। इस युद्ध के बाद उन्होंने कई सारी स्पीशीज पर हमला करके उनको अपने कब्जे में कर लिया था और वह पहले से भी ताकतवर हो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने अर्थ पर दोबारा हमला नहीं किया। लोगों को लग रहा था कि अब डाल्विक्स डर गए हैं, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट और साइंटिस्ट्स को पता था वो डरे नहीं है। वह बस खोज कर रहे हैं कि ह्यूमन की इन नई सुपर पावर को कैसे एब्जॉर्ब करें जिससे उनकी प्रजाति और ज़्यादा ताकतवर हो जाए। सिद्धार्थ एक एवरेज हाइट 5 फुट 8 इंच का लड़का है। उसकी उम्र 17 साल है। एलियन अटैक के बाद सिद्धार्थ अनाथ हो चुका था। उसके माता पिता ने युद्ध में डाल्विक्स से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी और उसके खानदान ने उसे अपनाने से मना कर दिया, पर फिर भी था तो वह उनका खून, इसीलिए वह हर महीने सिद्धार्थ को 20,000 रुपये भेज देते थे। वैसे तो यादव खानदान एक बहुत बड़ी फैमिली थी और बीस्ट वेपन्स का व्यापार करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें सिद्धार्थ से इतना लगाव नहीं था, इसीलिए वह बस उसे 20,000 दे देते थे। सिद्धार्थ हमेशा की तरह पालती मार के ध्यान मुद्रा में बैठ गया और अपने अंदर की पावर्स को जगाने की कोशिश करने लगा और 5 मिनट के बाद ही वह तुरंत ध्यान से उठ गया। उसे ध्यान वगैरह होता नहीं था। एलियन अटैक के बाद लगभग 90% पॉपुलेशन के पास सुपर पावर्स आ गई थी, लेकिन उनमें भी कुछ सिद्धार्थ जैसे थे जिनके पास सुपर पावर नहीं थी। उन्हें लग लूजर्स के नाम से पहचानते थे और सिद्धार्थ भी एक लूजर ही था, इसीलिए उसका इतना बड़ा खानदान होते हुए भी उन्होंने उसे अपनाने से मना कर दिया। युद्ध में जाने से पहले सिद्धार्थ के माता पिता ने उसके लिए कई सारी चीज़ें अपने घर के एक सीक्रेट रूम में बंद कर दी थी। सिद्धार्थ हर दिन की तरह दोबारा उस कमरे में जाता है। उस कमरे में जाने से पहले उसे एक पासवर्ड डायल करना था जो कि सिद्धार्थ की ही बर्थडे थी। सिद्धार्थ जब अंदर जाता है तो पूरा कमरा बीस्ट वेपन और आर्मर से चमक रहा था। उसमें कहीं कहीं तो सोल वेपन्स भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। सिद्धार्थ के पास इतने कमाल के रिसोर्सेस थे, पर फिर भी वह उन्हें यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि बीस्ट वेपन्स को एक्टिवेट करने के लिए उसके पास कोई भी सुपर पावर होना जरूरी था। लेकिन सिद्धार्थ तो एक लूजर था, इसीलिए वह उन कमल के वेपन्स और आर्मर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ हर दिन अपने अंदर की सुपर पावर को जगाने के लिए ध्यान करता था, लेकिन 17 सालों में एक भी बार उसकी सुपर पावर नहीं जागी। सिद्धार्थ अपने माता पिता द्वारा दिए गए उन वेपन्स की ओर देख ही रहा था कि उसे एक गोल्डन रंग की तलवार के पीछे कुछ लाल रंग का डब्बा दिखाई दिया। उस डब्बे को सिद्धार्थ ने पहली बार देखा था। वह इतने सालों से हर दिन वहां जाता था, पर उसे वो डब्बा आज ही दिखा, क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। क्योंकि एक बार 17 साल की एज हो जाने के बाद हर किसी को मिलिट्री एकेडमी में जाना पड़ता था, और यह बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसान डाल्विक से लड़ने की तैयारी में थे। सिद्धार्थ जब उस लाल डब्बे को उठाकर देखता है तो उस लाल डब्बे पे एक ब्लू रंग के ड्रैगन का साइन होता है। जैसे ही सिद्धार्थ उस डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर एक गोल्डन कलर की पिल थी। उस पिल को देखकर उसे लगता है यह कोई सुपर पावर वाली पिल है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो गए तो, पर फिर भी सिद्धार्थ सोचता है मर गया तो भी अच्छा ही है, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी में बिना सुपर पावर के होने से अच्छा मर ही जाओ। इसलिए सिद्धार्थ उस पिल को गौर से देखते हुए तुरंत अपने मुंह में रख लेता है।
वह बाहर जाकर पानी ढूंढने वाला था कि अचानक से वह पिल बिल्कुल पिघल के उसके गले में ठंडक सा एहसास करती है। सिद्धार्थ को यह पिल खा के अच्छा तो लग रहा था, पर वह अभी भी किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था, और वह चीज़ थी मौत या फिर सुपर पावर्स। पिल खाने के बाद अचानक से सिद्धार्थ का शरीर हवा में उठने लगता है और उसका पूरा शरीर गोल्डन रंग की रोशनी से चमकने लग गया था। सिद्धार्थ यह सब देखकर पूरी तरह से चौंक गया था। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, रोको इसे, है भगवान, सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है। अचानक से सिद्धार्थ जमीन पर गिर जाता है और उसके दिमाग में आवाज आती है, सुप्रीम सिस्टम एक्टिवेटेड, और उसके मन में उसे एक स्टेटस विंडो दिखती है। नेम सिद्धार्थ यादव, रेस नेक्सरी, क्लास इमोशन वीवर, लेवल 1, स्टैट्स स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 20, विल पावर 10, सेलेस्टियल पॉइंट्स O100, ची लेवल ची गैदरिंग लेवल 0, स्किल्स इमोशन अब्जॉर्प्शन अनलॉक्ड, जेनरेट इमोशन क्रिस्टल अनलॉक्ड, ब्लू ड्रैगन फिस्ट अनलॉक्ड, ब्लू लेजर फिस्ट लॉक्ड, इक्विपमेंट इमोशन क्रिस्टल, एक क्रिस्टल जो इंसान की इमोशंस को स्टोर करता है, सर्वाइवल और शक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्सरी स्वॉर्ड लॉक्ड, ड्रॉबैक्स आयन वल्नरेबिलिटी, लोहे के संपर्क में आने से तुरंत 80% स्टेट्स घटा दिए जाएंगे। सॉल्ट डैमेज, नमक का खाना, ये नमक के संपर्क में आने से 10% स्टेट्स घट जाएंगे। यह सारी चीज़ें देखकर सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। उसने सुना तो था कि पुराने ज़माने में वीडियो गेम्स में ऐसे ही स्टेटस विंडो होती थी, और उसने कई सारी माहवा पढ़ रखी थी जिनमें ऐसी चीज़ को सिस्टम नाम से संबोधित किया जाता है, और स्टेटस विंडो में भी लिखा था सुप्रीम सिस्टम, मतलब यह सिस्टम उन कॉमिक्स जैसा ही है। यह सब सोचकर सिद्धार्थ कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वह तो खुशी के मारे नाचने वाला था कि तभी वह दोबारा अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है, जिसमें उसकी रेस ह्यूमन की जगह नेगजारी लिखी थी और उसकी स्किल थी इमोशन अब्जॉर्प्शन और ब्लू लेजर फेस्ट, बाकी 2 स्किल अभी लॉक थी। यह देखकर सिद्धार्थ कंफ्यूज तो बहुत था, लेकिन उसकी खुशी कंफ्यूजन पर भारी पड़ रही थी। तभी सिद्धार्थ सोचता है कि उसे कोई क्वेस्ट तो मिला ही होगा। वह बोलता है, सिस्टम ओपन। इतना कहते ही सिस्टम उसके सामने दोबारा आ जाता है। वह अपने स्टेट्स देखकर काफ़ी शॉक था, क्योंकि वह इतना ताकतवर तो नहीं था। लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए सिद्धार्थ तुरंत बोलता है, क्वेस्ट ओपन। यह बोलते ही उसके सामने एक क्वेस्ट लिखा आ जाता है। क्वेस्ट, अभी 10 पुशअप्स करें, रिवॉर्ड 20 सेलेस्टियल पॉइंट्स। इतना आसान टास्क देखकर सिद्धार्थ चौंक चुका था, लेकिन वह तुरंत हल्का फुल्का वार्म अप करने के बाद पुशअप्स करने लगता है। पुशअप्स करते हुए उसे बड़ी आसानी हो रही थी, इससे वह खुद भी शॉक था। जैसे ही 10 पुशअप्स कंप्लीट होती हैं, उसके दिमाग में आवाज आती है, क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड 10 सेलेस्टियल पॉइंट। सिद्धार्थ सोचता है क्या हो अगर वह 20 पुशअप्स करें, तो वह तुरंत 20 पुशअप्स करता है, पर उसे कुछ असर नहीं होता और ना ही सिस्टम से कोई आवाज आती है। सिद्धार्थ दोबारा बोलता है, क्वेस्ट ओपन। इतना सुनते ही दोबारा सिस्टम से आवाज आती है, 1 डेली क्वेस्ट कंप्लीटेड आउट ऑफ 5। यह सुनकर तो विशाल का नाचने का मन कर रहा था। उसने सोचा अगर 5 डेली टास्क इतनी आसान होंगे और हर टास्क का उसे 20 पॉइंट मिलेगा, तो फिर तो उसे हर दिन 100 पॉइंट्स मिलेंगे। यह सोचकर सिद्धार्थ खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है, तो इसका मतलब है कि मैं अभी ही तुरंत लेवल अप कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब मैक्सिमम पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो लेवल अप होता है। एटलीस्ट इतना तो उसने कॉमिक्स में पढ़ा ही था। सिद्धार्थ ने बाकी टास्क को देखा तो एक टास्क था 10 स्क्वाट्स करने का, पर उसका रिवॉर्ड खाली 10 सेलेस्टियल पॉइंट्स थे, जबकि पुशअप्स मारने पर उसे 20 सेलेस्टियल पॉइंट्स मिले थे। जब वह आगे के टास्क देखता है तो वो टास्क थे 10 पुशअप्स कंप्लीटेड, रिवॉर्ड 20 सेलेस्टियल पॉइंट्स, 10 स्क्वाट्स इनकम्प्लीट, रिवॉर्ड 10 सेलेस्टियल पॉइंट्स, 10 सिटअप्स इनकम्प्लीट, रिवॉर्ड 10 सेलेस्टियल पॉइंट्स, ड्रिंक 3 लीटर्स वाटर 1.53, रिवॉर्ड 10 सेलेस्टियल पॉइंट्स, 10 मिनट्स कार्डियो इनकम्प्लीट, रिवॉर्ड 20 सेलेस्टियल पॉइंट्स। यह सारे टास्क देखकर सिद्धार्थ मन ही मन बोलता है, यह सिस्टम मुझे योद्धा बनाने के लिए है या फिर एथलीट बनाने के लिए। इसके बाद सिद्धार्थ तुरंत 2 लीटर पानी गटक लेता है। उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह ज़्यादा पानी नहीं पीता था, एटलीस्ट एक बार में तो नहीं। इसके बाद वह सबसे आसान टास्क 10 सिटअप्स करता है और फिर स्क्वैट्स। अब बस 10 मिनट के लिए उसे कार्डियो करना था। सिद्धार्थ तुरंत उस रूम से बाहर जाकर एक गैजेट उठाकर लाता है। यह एक हाईटेक गैजेट था जो बिल्कुल किसी फ़ोन की तरह था, पर इसमें फ़र्क यह था कि वह इस गैजेट से होलोग्राफिक इमेज देख सकता है। दुनिया ने इन 100 सालों में काफ़ी तरक्की कर रखी है। सिद्धार्थ तेज आवाज़ में बोलता है, प्ले 10 मिनट कार्डियो सेशन। उस होलोग्राफिक गैजेट के साथ उसके सिस्टम से भी आवाज़ आती है, कार्डियो सेशन शुरू किया जा रहा है। यह सुनकर सिद्धार्थ और खुश हो जाता है कि उसका सिस्टम इतने सारे काम कर सकता है। वह तुरंत सिस्टम में बताए हुए तरीके से कार्डियो करने लगता है। नॉर्मली 10 मिनट तक कार्डियो करने से ज़्यादा असर नहीं होता, पर सिस्टम द्वारा बनाई गई इन एक्सरसाइजेस से उसको बहुत थकान हो रही थी। सिद्धार्थ ने 5 डेली टास्क कर लिए थे और वह बोलता है, शो स्टेटस विंडो। उसकी आंखों के सामने लिखा था, नेम सिद्धार्थ यादव, रेस नेक्सरी, क्लास इमोशन वीवर, लेवल 1, स्टैट्स स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 20, विल पावर 10,
सेलेस्टियल पॉइंट्स 70100। ची लेवल, ची गैदरिंग लेवल 1। सिद्धार्थ स्टेटस विंडो देखकर कंफ्यूज था कि वह अपने ची लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसने इस चीज़ के बारे में सुना तो था पर उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वह ज़्यादा ना सोचते हुए बोलता है, क्वेस्ट ओपन। पर उसे सिस्टम से कोई आवाज़ नहीं आती। यह देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि जो उसने अभी जो क्वेस्ट करे थे वह डेली टास्क थे और वह टास्क उसे हर दिन मिलेंगे। हो सकता है कि अलग तरह के टास्क स्पेशल कंडीशंस में मिले। यह सोचकर अपने आप को परेशान करने की बजाय सिद्धार्थ सोने की कोशिश करता है। आज वह कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। तभी उसके दिमाग में आता है कि वह दोबारा उस रूम में जाए और किसी किताब में उसके सिस्टम के बारे में लिखा हो तो उसके माता पिता ने जाने से पहले उसके लिए सिर्फ वेपन्स और आर्मर्स के अलावा हज़ारों किताबें भी छोड़ी हुई थी। वह तुरंत उस रूम में जाता है और एक किताबों की रैक में अपने काम की किताबें ढूंढने लगता है। वह किताब ढूंढ ही रहा था कि उसे एक किताब दिखती है जिसमें लिखा था ची कल्टीवेशन। यह देखकर सिद्धार्थ का तो मन कर रहा था कि वह खुशी के मारे कि वह नाचने ही लग जाए। उसे आज के दिन इतने सारे सरप्राइज जो मिल चुके थे। सिद्धार्थ का जन्मदिन आज ही था पर यह भी उसके लिए मामूली दिनों जैसा ही था। आज के दिन सिद्धार्थ 17 साल का हुआ था। अब सिद्धार्थ सो चुका था। वह सुबह उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि आज मजा आएगा। बाकी स्टूडेंट्स ने उसे बहुत बुली किया था क्योंकि सिद्धार्थ के पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी और पूरी क्लास में वही एक अकेला लूजर था। पर आज वो लूजर के पास एक महान सिस्टम था। यह सोचकर सिद्धार्थ मन ही मन हंसने लगता है। उसने अभी तक अपने डेली टास्क कंप्लीट नहीं किए थे पर फिर भी इससे उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और आज ही के दिन उसे मिलिट्री एकेडमी भी जाना था। आखिर क्या होगा आज? क्या वह अपने क्लास के उन बुली लड़कों को सबक सिखा पाएगा? और क्या होगा उसकी नई मिलिट्री एकेडमी में? चटू सिद्धार्थ न्यू टास्क स्टार्ट पॉइंट्स। सिद्धार्थ अपने कॉल्स की ओर फुल स्पीड में भागते हुए जा रहा था। उसे अपना शरीर काफ़ी हल्का लग रहा था। वह अपने आसपास में चलने वाली गाड़ियों से भी आगे निकल चुका था। यह देखकर सिद्धार्थ कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। वो अपनी फुल पावर से एक जंप करता है और एक ही जंप में एक 5 फुट 5 इंच के गाड़ी को क्रॉस कर देता है। यह सब देखकर सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा खुश था कि तभी जिस गाड़ी को उसने छलांग मार के क्रॉस किया था उसका मालिक बाहर निकलकर सिद्धार्थ से चिल्लाकर बोलता है, सिद्धार्थ तुझे क्या कोई बीस्ट इक्विपमेंट मिल चुका है? मिल भी चुका हो तो क्या तू कौन सा उसको एक्टिव कर सकता है? यह सुनकर सिद्धार्थ का मुंह चढ़ जाता है। सिद्धार्थ गुस्से में बोलता है, तू अपने काम से कम रखना। यह सुनकर वो गाड़ी का मालिक यानी सिद्धार्थ का क्लासमेट सिद्धार्थ से कहता है, लगता है तूने कोई एनहांसिंग इक्विपमेंट पहना है। यह सुनते ही सिद्धार्थ मन ही मन में एक जहरीली मुस्कान देते हुए सोचता है, इस गधे को लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। हालांकि मेरे पास कई सारे बेस्ट वेपन्स हैं पर मैं उन्हें कभी नहीं बेचने वाला। सिद्धार्थ अर्जुन नाम के अपने उस क्लासमेट को इग्नोर करते हुए फुल स्पीड में भागे जा रहा था। वह अपने कॉलेज के सामने खड़ा था। उसका कॉलेज एक 5 मंजिला इमारत थी और दिखने में भी काफ़ी हाई टेक लग रही थी। तभी सिद्धार्थ के आगे स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, मेन क्वेस्ट बीट योर 10 बुलीज, रिवॉर्ड गेट ए हंटर स्पिरिट 1 स्टैट पॉइंट। यह देखकर तो सिद्धार्थ को ऐसा लगा रहा था कि वह खुशी के मारे रोने ही लग जाएगा क्योंकि हंटर स्पिरिट ही वह चीज़ है जिसके कारण एक इंसान बीस्ट या सोल वेपन्स को एक्टिवेट कर सकता है और अगर उसे यह हंटर स्पिरिट मिल गई तो वह भी उनका इस्तेमाल कर पाएगा। और उसे ये स्टेट पॉइंट का मतलब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसे इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ तुरंत अपनी क्लास में जाता है। ये क्लास कोई नॉर्मल क्लास नहीं थी। यहाँ पर एलियन अटैक के बाद की ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। सिद्धार्थ का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था पर उसके टीचर जिनका नाम विपिन राव था वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन 2280 में ही प्रीडिक्ट कर दिया गया था कि एलियन अटैक होने वाला है। तो इंसानों ने एलियन अटैक से बचने के लिए कई सारे बंकर्स बनाए और अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर दिया। लेकिन सन 2290 5 सितंबर वही मनहूस दिन था। ह्यूमंस ने जितनी भी तैयारियां करी थी वह सारी तैयारियां नाकाम साबित हुई। ह्यूमंस ने अपनी सारी मिसाइल्स को उन पर फायर किया पर उन लोगों की स्पेसशिप पर एक खरोच तक नहीं आई। और फिर ह्यूमंस ने अपना सबसे ताकतवर हथियार न्यूक्लियर मिसाइल को जब उन एलियंस की स्पेसशिप पर हमला किया तब भी उन एलियन की स्पेसशिप पर एक डेंट के अलावा कुछ असर नहीं हुआ। वह न्यूक्लियर मिसाइल जिससे एक पूरा देश 1 सेकंड में तबाह हो सकता है। उस न्यूक्लियर मिसाइल से उन एलियंस की स्पेसशिप को बस एक डेंट पड़ा। सारे इंसान शॉक थे क्योंकि अर्थ का सबसे टफ मेटल टंगस्टन का इस्तेमाल करने पर भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। टंगस्टन भी कुछ ही गन शॉट्स में टुकड़े टुकड़े हो सकता है लेकिन उन एलियन की स्पेसशिप्स पर कुछ असर नहीं हुआ। ह्यूमंस ने अपनी सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स को उन डाल्विक्स पर फायर कर दिया। हम सबको पता था कि न्यूक्लियर मिसाइल से जो रिएक्शन हुआ उससे पूरी अर्थ की एयर पोल्यूटेड हो जाएगी और सारे ह्यूमंस मर जाएंगे। लेकिन हमने चांस लिया क्योंकि वह एक मरो या मारो वाली परिस्थिति थी। इसके बाद जब सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को डाल्विक्स पर फायर कर दिया गया तब भी डाल्विक्स की स्पेसशिप को ज़्यादा असर नहीं हुआ पर हाँ उसे इतने बड़े एक्सप्लोजन के कारण लगभग 10 डाल्विक्स की मौत हुई थी। जैसे ही वो डाल्विक्स अपनी स्पेसशिप से मर के तुरंत पृथ्वी पर गिरने लगे उनके गिरने से ही एक
एक मंजिला इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। जब ह्यूमंस ने उन सारे डाल्विक्स की बॉडी को कलेक्ट करना चाहा तब उन्हें पता लगा कि डाल्विक्स का वेट इंसानों के मुकाबले ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी जहां एक इंसान गिरता है तो उसकी हड्डियां ही टूट जाती है, वहीं उन डाल्विक्स के गिरने पर इमारतें टूट रही थी। इसका राज हमें नहीं पता था। उसके बाद उन 10 डाल्विक्स को संभाल के कुछ चैम्बर में बंद कर दिया और इसके बाद जब इंसान को पता चला उनकी पृथ्वी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और डाल्विक्स पर भी कुछ असर नहीं हो रहा, तब सारे दृढ़ निश्चय वाले इंसान अपने आप को युद्ध में झोंक दिया। और फिर इसे कोई मैजिकल पावर कहें या फिर फाइटिंग स्पिरिट, लेकिन इस कारण से वह सारे फाइटर हवा में फ्लोट करने लगे और अचानक से पूरी स्पीड से जमीन पर टकरा गए, जिस कारण से पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में एक बहुत तेज भूकंप आया और अचानक से उन सारे फाइटर्स के अंदर से एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उस ऊर्जा के कारण पूरी पृथ्वी बिल्कुल दूधिया रोशनी में नहा गई। इसी कारण से जो लोग फाइटर भी नहीं थे उनको भी सुपर पावर्स मिल गई और जो अर्थ पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे थी उसके ऑक्सीजन की मात्रा 1.5% से बढ़ गई और पूरा एनवायरनमेंट दोबारा से नॉर्मल और पहले से भी बेहतर हो गया। 2290 ही एक ऐसा वक्त था जब सारे इंसानों के पास सुपर पावर्स गई थी। यह सुनकर सिद्धार्थ चौंकते हुए बोलता है, सारे ह्यूमंस के पास कैसे सुपर पावर्स थी? मैंने तो सुना था कि सिर्फ कुछ ही लोगों को सुपर पावर मिली थी। ये सब सुनकर उसके टीचर विपिन बड़े प्यार से उसे कहते हैं, हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो, पर उस वक्त जिनके पास सुपर पावर नहीं थी डाल्विक्स की मार्शल डेमोनिक विल के कारण मर गए। यह सुनकर पूरी क्लास में बैठे सारे बच्चे चौंक जाते हैं। तभी सिद्धार्थ विपिन सर से पूछता है, लेकिन सर मैंने तो सुना था कि डाल्विक्स के पास किसी तरह की सुपर पावर नहीं होती, वह बस उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी के कारण इतने ताकतवर है। तब विपिन सर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन डाल्विक्स अपने प्लेनेट पर काफ़ी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं और उस समय पृथ्वी पर जितने डाल्विक्स भेजे गए थे वह सारे एलिट लेवल के थे, यानी कि वह नॉर्मल डाल्विक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और उनके पास एक डेमोनिक मार्शल विल थी। उस वजह से सारे बिना सुपर पावर्स वाले इंसान मर गए, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास सुपर पावर्स नहीं थी और उन्होंने अपनी बेहतरीन मार्शल आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डाल्विक्स की मार्शल विल को भी काट दिया। यह सुनकर क्लास के सारे बच्चे उन्हें अविश्वास में देखकर बोलते हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? कोई लूजर भी डाल्विक्स को मार सकता है? विपिन सर गुस्से हुए बोलते हैं, तुम जैसे कमज़ोर लोग उन मास्टर्स को लूजर कैसे कह सकते हो? तभी पीरियड एंड होने की बेल बजती है और विपिन सर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम था। तभी सिद्धार्थ को अपना टास्क याद आ जाता है और वह सोचने लगता है कि उसे किन 10 बुलीज को सबक सिखाना चाहिए। वह आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए यही सोच रहा था कि तभी वहां पर एक रोहित नाम का लड़का आता है और बोलता है, और बता लूजर क्या कर रहा है? सिद्धार्थ उसका जवाब नहीं देता। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर कर दिया है, रोहित गुस्से में उसको एक पंच मारने ही जा रहा था कि सिद्धार्थ फुल स्पीड में उसके पंच को डोज करते हुए उसे एक पुश किक मार देता है। इससे रोहित गिर चुका था और वह हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के स्टेटस विंडो में कोई चेंज नहीं आया था। सिद्धार्थ तुरंत रोहित के पास जाकर उसके मुंह पर मुंह के ही मुक्के बजा देता है। रोहित का पूरा चेहरा मार की वजह से फूल गया था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का टास्क पूरा नहीं होता। अचानक से रोहित की आंख से एक आंसू निकलता है और सिद्धार्थ उस आंसू को ना चाहते हुए भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उस आंसू को खींचने के बाद स्टेटस वीडियो में लिख कर आता है 1 आउट ऑफ 10 है बुलीज बीटेड। क्लास में रोहित के ऐसे हालात देखकर रोहित के 5 दोस्त उसे बचाने को आते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, साले लूजर, मुझे पता है तूने कोई चीप ट्रिक इस्तेमाल की है, और सिद्धार्थ की तरफ अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक के पास फायर की पावर थी और एक के पास अर्थ की अर्थ एट्रीब्यूट्स वाला लड़का अपनी पावर से सिद्धार्थ के पैरों के नीचे के जमीन को उठाने लगता है। यह देखकर सिद्धार्थ पूरी ताकत से उस जमीन के निकले हुए भाग पर एक जोरदार पंच मारता है और वह पूरा टीला टुकड़ों में बट जाता है। उसके टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। तभी रोहित का दूसरा दोस्त अपनी फायर पावर से सिद्धार्थ पर अटैक कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अटैक से कैसे बचे। तभी सिद्धार्थ पूरी पावर से एक वर्टिकल जंप लगाकर डायरेक्ट उस फायर एट्रीब्यूट वाले दोस्त, जिसका नाम नितिन था, उसके चेस्ट पर एक जोर की लात मारता है, जिससे उसके चेस्ट की एक बोन टूट जाती है और उसकी आंख से एक छोटा सा आंसू का कतरा निकलता है। तभी सिद्धार्थ की बॉडी हल्के नीले रंग में ग्लो करने लगती है और वह नितिन के भी आंसू को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वह बाकी के दोस्तों को भी मार मार के रुला देता है। अब सिद्धार्थ को बस 4 और बुली लड़के चाहिए थे और वह यह टास्क सिर्फ स्कूल के अंदर ही कर सकता था, क्योंकि बाहर वह किसी से मारपीट नहीं कर सकता है। वहां पर गिरे हुए इतने सारे बच्चों को देखकर सेकंड ईयर का एक लड़का सिद्धार्थ से कहता है, क्या आर लूजर, तूने उन सबको मार दिया, लगता है तुझे तेरा डोज नहीं मिला। भाई मैं इतने समय से तुझे छोड़ रहा था, लेकिन तू सुधरेगा नहीं। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कोई बहुत बड़ी तोप नहीं थे, बल्कि यह तो डरपोक थे। सेकंड ईयर का स्टूडेंट बनने के लिए जब मिलिट्री एकेडमी में जाने का दिन होता है तब वह इंसान अगर मना कर दे तो उसे 2 साल और मिल जाते हैं एकेडमी में पढ़ने के लिए। हालांकि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स करते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यह कारण हो सकता है सेकंड ईयर वालों का डर, क्योंकि भले ही वह डरपोक हो लेकिन फर्स्ट ईयर वालों से काफ़ी ताकतवर हैं।
सिद्धार्थ के सामने जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था उसका नाम दक्ष था। दक्ष को देखकर सिद्धार्थ को अचानक से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था, क्योंकि दक्ष ही वह इंसान था जिसकी वजह से सिद्धार्थ पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा बुली होता था। कॉलेज के पहले दिन ही दक्ष ने सिद्धार्थ को बहुत पीटा और उसकी बेइज्जती की थी। उसे देखकर बाकी के लोगों में भी हिम्मत आ गई और तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, साइड क्वेस्ट, डिफीट हाश गुजराल, रिवॉर्ड 3 स्टैट पॉइंट्स। ये देखकर भी सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे बस दक्ष दिख रहा था। वह अपनी पूरी ताकत अपने पंच में समेटकर दक्ष के पेट में जोर का मुक्का मारता है, लेकिन दक्ष ने अपने दोनों हाथों से मुक्के को अपने पेट में लगने से पहले ही रोक दिया था। फिर दक्ष बड़े ही आराम से अपने राइट हैंड से दक्ष के हाथ को पकड़ के इतनी तेजी से और स्मूथली घुमाता है जिससे सिद्धार्थ जमीन पर गिरने लग जाता है। असल में यह आइकिडो मार्शल आर्ट थी। इसमें इंसान अपने कोर की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए सामने वाले को फ्लिप कर देता है। दक्ष को पूरा भरोसा था कि सिद्धार्थ अभी जमीन पर गिर के झटपटाने लगेगा और क्लास में दक्ष के 3 दोस्त भी उसे ही चीयर कर रहे थे। पर तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। सिद्धार्थ, जो कि अभी तक जमीन पर अपनी बॉडी को संभालते हुए दक्ष के सर के ऊपर खड़ा हो जाता है, वह तुरंत अपने पैर से दक्ष के सर पर एक जोर की लात मारता है जिससे दक्ष जमीन पर गिर जाता है। दक्ष के गिरने के साथ ही उसके तीनों दोस्त सिद्धार्थ पर हमला कर देते हैं। आखिर कैसे बचेगा सिद्धार्थ उन सब से? क्या है ये स्टेट पॉइंट्स का मतलब? और क्या आज सिद्धार्थ मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करेगा? छतरी मिलिट्री बेस, ब्लू ड्रैगन फिस्ट। दक्ष और उसके तीनों दोस्तों ने सिद्धार्थ पर हमला कर दिया था। हो सकता था सिद्धार्थ उन सबको भी हरा दे, लेकिन एक एक करके अगर वह सब एक साथ आएंगे तो फिर तो सिद्धार्थ का हारना तय था। चारों में से एक उसे मारने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उनमें से एक के पास वाटर एलिमेंट की पावर थी, दूसरे के पास आइस एट्रीब्यूट की, तो तीसरे के पास प्रिडिक्शन की और चौथे के पास टेलेकिनेसिस की पावर थी। चौथा लड़का अपनी पावर से क्लास में पड़ी सारी बेंचेज को सिद्धार्थ के ऊपर फेंक देता है। यह देखकर तुरंत सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह तुरंत उन बेंचेज में से 2 को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और बाकी सारी बेंचेज को अपनी दोनों बेंचेज से ब्लॉक कर देता है। और फिर वह तुरंत टेलीकाइनेसिस वाले लड़के के पास जाता है और उसके मुंह पर बेंच के नीचे वाला लोहे का हिस्सा जोर से मारता है। इतने में ही तुरंत सिस्टम से आवाज आती है। इसका मतलब था कि उसने 7 बुलीज को मार दिया था, बस 3 और बुलिज बाकी थे। लेकिन उन तीनों को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि टेलीकाइनेसिस वाला लड़का सबसे कमजोर था। तभी वो सब अपनी पावर से उस पर हमला कर ही रहे थे, पर प्रिडिक्शन वाला लड़का तुरंत फुल स्पीड में क्लास से बाहर भाग जाता है। शायद उसने फ्यूचर का कुछ देख लिया था। तब सिद्धार्थ अपने सिस्टम की एक स्किल को यूज करने के बारे में सोचता है। वो तुरंत बोलता है, ब्लू ड्रैगन फीस्ट एक्टिवेटेड। अचानक से उसके राइट हैंड जिससे वो पंच मारना चाहता था उससे एक ब्लू रंग का ड्रैगन निकलता है और अपने सबसे पास वाले लड़के जिसका नाम अमन था उसको जोर से हिट करता है। एक पंच में ही अमन क्लास के कोने में जाकर गिर जाता है। यह देखकर पूरी क्लास चौंक गई थी। सब सोच रहे थे, इस लूजर के पास यह कौन सी स्किल है? क्या इसे भी कोई सुपर पावर मिल चुकी है? ड्रैगन फीस्ट की इतनी ज्यादा पावर देखकर सिद्धार्थ राक्षसों की तरह हंसते हुए दक्ष के पास जाता है। सिद्धार्थ के पंच की पावर देखकर दक्ष तुरंत हवा में बर्फ के बहुत सारे खंजर बनाकर सारे खंजरों को सिद्धार्थ के ऊपर छोड़ देता है। सिद्धार्थ को पता था कि अगर उसे एक भी खंजर लगा तो बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। तभी अचानक से क्लास के अंदर विपिन सर आ जाते हैं। कुछ बच्चों ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि दक्ष और उसके दोस्त सिद्धार्थ को मार रहे हैं। विपिन सर को सिद्धार्थ काफी अच्छा स्टूडेंट लगता था, क्योंकि वह बहुत मेहनती था। विपिन सर जब देखते हैं दक्ष ने सिद्धार्थ पर अपने बर्फ के खंजर छोड़ रखे हैं, वह तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल के फुल स्पीड में हवा में एक स्लैश करते हैं। उस स्लैश की शॉकवेव के कारण दक्ष के सारे बर्फ के खंजर तुरंत टुकड़ों में बट के बिखर जाते हैं। यह सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ा चांस था। तुरंत सिद्धार्थ फुल पावर से एक राउंड हाउस किक दक्ष के मुंह पर मारता है, जिससे दक्ष जमीन पर गिर जाता है। तब विपिन सर कंफ्यूजन में पूछते हैं, क्लास में इतने सारे बच्चे किसने पीटे हैं? तब सारे बच्चे सिद्धार्थ का नाम लेते हैं और तभी 5 मिनट बाद संभल दक्ष तुरंत लंगड़ के चलते हुए विपिन सर के पास जाता है और उनसे पूछता है, सर क्या कोई ऐसी भी सुपर पावर है जिससे किसी के हाथ से एक ड्रैगन निकले? ये सुनकर विपिन सर कंफ्यूजन में कहते हैं, ऐसी कोई सुपर पावर तो नहीं है, पर एक एंशिएंट स्किल जरूर है जिसमें इंसान अपनी ची एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए एक ब्लू ड्रैगन फॉर्म कर सकते हैं। यह सुनकर दक्ष कराहते हुए पूछता है, सर सिद्धार्थ को कोई ऐसी स्किल कैसे पता है? तो विपिन सर एक्साइटमेंट में कहते हैं, क्या उसके पास ये स्किल है? विपिन सर सिद्धार्थ को एक्साइटेड होकर देखते हुए बोलते हैं, बेटा जरा अपना ब्लू ड्रैगन फिस्ट यूज करके दिखाना। सिद्धार्थ भी ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने मन में कहता है, ब्लू ड्रैगन फिस्ट एक्टिवेटेड, और उसके हाथ से एक ब्लू ड्रैगन निकल के विपिन सर की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह ड्रैगन विपिन सर से बस 6 इंच दूर होता है, तब विपिन सर तुरंत अपने उस छोटे चाकू से उस ड्रैगन को कट कर देते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन का अटैक खत्म होता है, सिद्धार्थ के सिस्टम से एनर्जेटिक आवाज आती है, मेन क्वेस्ट एंड साइड क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड 4 स्टैट पॉइंट्स एंड हंटर स्पिरिट। यह देखकर सिद्धार्थ एक्साइटेड हो जाता है और वह तुरंत विपिन सर से पूछता है, सर आपके हाथ में जो खंजर है वो क्या कोई बीस्ट वेपन है? तब विपिन सर एक स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ मेरे पास एक हेवन लोटिया का डेगर है।
यह सुनकर सिद्धार्थ खुश होकर बोलता है, सर क्या मैं इसे इस्तेमाल करके देख सकता हूँ? विपिन सर प्यार कहते हैं, लेकिन बेटा तुम पर हंटर स्पिरिट नहीं है तो तुम इसका कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? जब सिद्धार्थ कहता है, सर प्लीज बस ट्राई करने दीजिए, विपिन अपना डेगर सिद्धार्थ को दे देते हैं। सिद्धार्थ तुरंत 3 सेकंड के लिए उस खंजर को पकड़ लेते हैं। वो खंजर गोल्डन रंग की रोशनी से चमकने लगता है। ये देखकर सब शॉक थे और फिर सिद्धार्थ पूरी पावर से उस डेगर से हवा में एक स्लैश करते हैं जिससे एक छोटी सी शॉकवेव पैदा होती है। विपिन सर तुरंत उसे अपनी क्रीसेंट किक से रोक देते हैं और फिर सिद्धार्थ खुश होकर उन्हें वो डेगर दे देता है। तभी छुट्टी की बेल लग जाती है। तभी सारे स्टूडेंट कॉलेज से बाहर जाने लगते हैं क्योंकि आज ही वह दिन था जब सारे स्टूडेंट को मिलिट्री बेस में भेजा जाएगा। सिद्धार्थ जब अपने घर पहुंचता है तब वो सिस्टम ओपन करके देखता है कि स्टेट पॉइंट क्या होता है। तभी सिद्धार्थ बोलता है, यूज स्टेट्स पॉइंट। तब सिस्टम से आवाज आती है, आप अपने स्टेट पॉइंट्स किस पर यूज करना चाहते हैं? तब सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि स्टेट पॉइंट का मतलब है कि वह अपने किसी एक स्टेट को बढ़ा सकता है, जो कि सिद्धार्थ के पास अभी 4 स्टेट पॉइंट थे तो वह 4 स्टेटस को बढ़ा सकता था। सिद्धार्थ सिस्टम से कहता है, शो स्टेट्स विंडो, तो उसकी आंखों के सामने उसके एट्रीब्यूट्स लिखकर आ जाते हैं। उनमें लिखा था स्टैट्स, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 20, सेलेस्टियल पॉइंट्स 70100। सिद्धार्थ अपने 2 पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और 2 को एगिलिटी में यूज कर देता है। इसके बाद सिस्टम से आवाज आती है, आपने सक्सेसफुली अपने 4 स्टेट पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और एगिलिटी में जोड़ दिया है। स्टैट्स, स्ट्रेंथ 12, एजिलिटी 13, इंटेलिजेंस 20, सेलेस्टियल पॉइंट्स 70100, स्टैट पॉइंट्स 00। यह देखकर सिद्धार्थ को याद आता है कि उसे अपनी डेली टास्क को भी कंप्लीट करना है। सिद्धार्थ आधे घंटे के अंदर अपने सारे डेली टास्क को कंप्लीट कर देता है जिससे उसे 70 सेलेस्टियल पॉइंट्स और मिलते हैं। सिस्टम से आवाज आती 140 सेलेस्टियल पॉइंट्स आउट ऑफ 100 और नीचे एक लेवल अप करने का ऑप्शन आ रहा था। सिद्धार्थ लेवल अप बोलने ही वाला था कि तभी उसको बाहर से दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है। सिद्धार्थ जब दरवाजा खोलता है तो उसके आगे एक आर्मी का प्रोटेक्टर लेवल का ऑफिसर खड़ा था। वह सिद्धार्थ से कहता है, लड़के जल्दी से वैन में आ जाओ। उनकी वैन भी हवा में उड़ रही थी। वह सारे स्टूडेंट बाहर का व्यू देखे जा रहे थे कि उनकी वैन एक बड़े से माउंटेन पर आकर रुकती है। जैसे ही वह लोग माउंटेन पर लैंड करते हैं तब उस वैन का ड्राइवर चिल्लाकर कहता है, सब लोग जल्दी से उतर जाओ। स्टूडेंट्स बिना कुछ सवाल किए उतरने लगते हैं। सिद्धार्थ के मन में बहुत सारे सवाल थे पर वह बिना कोई सवाल किए तुरंत उस माउंटेन पर उतर जाता है। अचानक से वह प्रोटेक्टर लेवल का ऑफिसर अपने आईडी कार्ड जो कि ब्रोंज रंग से चमक रहा था उसमें एक ग्रीन बटन को दबाते हुए बोलता है, दरवाजा खोलो, स्टूडेंट आ गए हैं। और अचानक से उस माउंटेन का एक हिस्सा खुलने लगता है। उस माउंटेन के अंदर के दरवाजे को देखकर सारे स्टूडेंट शॉक थे पर तभी वह ऑफिसर एक कड़क आवाज में चिल्लाकर बोलता है, सब लोग एक लाइन बनाकर चलो। उस माउंटेन के सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाते ही सारे स्टूडेंट्स की आंखें चौंधिया गई थी। उन सब के सामने एक पूरी सिटी थी, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड शहर। साथ ही में ये शहर 5 सिटीज से बहुत दूर पहाड़ों के नीचे था, यानी कि जो इंसान मिलिट्री का ऑफिशियल नहीं है उसे तो पता भी नहीं लगेगा। और इसके रास्ते इतने अजीब और भूल भुलैया जैसे थे कि स्टूडेंट्स को तो रास्ता याद भी नहीं था। तुरंत वह ऑफिसर सारे बच्चों से कहता है, तुम सब बच्चे मुझे फॉलो करो। और वह आगे आगे चलते हुए एक बहुत बड़े हॉल के पास आ गया था। वह जगह इतनी ऊंची नहीं थी पर बड़ी बहुत थी। उस हॉल में जाते ही वह ऑफिसर सारे स्टूडेंट्स से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सारे बच्चे अच्छे से अरेंज होकर लाइन में लग जाओ। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लाइंस बनाकर उनमें लग जाते हैं। यह लाइंस हाइट वाइज नहीं थी, कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता था। जहां सिद्धार्थ खड़ा था उसके पीछे ही एक 6 फुट हाइट और एवरेज सी शक्ल वाला लड़का खड़ा था। वह लड़का सिद्धार्थ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, यो हेलो, मेरा नाम अभिमन्यु है और तुम? यह देखकर सिद्धार्थ सोचता है, यह लड़का कौन है और मेरी तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा है। असल में सिद्धार्थ से जीवन में किसी ने अच्छे से बात ही नहीं की थी। थोड़ी देर में ही वह भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अभिमन्यु उसकी हरकतें देखकर कंफ्यूज था पर वह ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करता है। यह देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु कर क्या रहा है। वो ना तो उसे मार रहा है और उसका हाथ क्यों हिला रहा है। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी अभिमन्यु ये सब देखकर उससे पूछता है, और भाई तुमने अपना नाम नहीं बताया। तब सिद्धार्थ हकलाते हुए अभिमन्यु का जवाब देता है, मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो अभिमन्यु उससे बोलता है, अरे इतना घबरा क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा, यह मिलिट्री वालों के बस थोड़े से ड्रामे होंगे। और फिर अभिमन्यु अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर है। सिद्धार्थ मन में सोचता है, यह मेरी सुपर पावर के बारे में क्यों पूछ रहा है। कहीं इसने इतने अच्छे से बात इसीलिए तो नहीं की जिससे इसको पता लग सके कि मैं लूजर हूं, या फिर मेरे पास भी कोई सुपर पावर है और उसके बाद मुझे परेशान करे। मैं इसे अपने सिस्टम के बारे में तो नहीं बता सकता। इसके बाद सिद्धार्थ करता है, मेरे पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। सिद्धार्थ मन में सोच रहा था कि अभिमन्यु उसे लूजर कहकर मिलिट्री बेस में बहुत परेशान करेगा,
लेकिन इसका बिल्कुल उलट अभिमन्यु सिद्धार्थ से कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कोई भी परेशान करे तो बस मुझे बताना। यह सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया था और फिर सिद्धार्थ अभिमन्यु से पूछता है, तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर है? यह सुनकर अभिमन्यु कहता है, मेरे पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर है। यह सुनकर सिद्धार्थ पूरी तरह से चौंक गया था क्योंकि ग्रेविटी मैनिपुलेशन को सारी सुपर पावर्स का बादशाह कहा जाता था, क्योंकि ग्रेविटी मैनिपुलेशन के साथ इंसान अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो वह उस एरिया की ग्रेविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाए। लेकिन हाँ, ग्रेविटी मैनिपुलेशन की भी लिमिट थी और यह डिपेंड करता था कि उस पावर को यूज़ कौन कर रहा है। तभी उन दोनों की बातों के बीच में उस हॉल में लगे स्टेज से आवाज़ आती है, सिद्धार्थ यादव कॉलेज GX1। तब सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है, क्योंकि जब यह सारी प्रोसेस हो रही थी तब वह अभिमन्यु से बातें कर रहा था। सिद्धार्थ का कंफ्यूज चेहरा देखकर अभिमन्यु उससे कहता है, यह बस तुम्हारी पावर का टेस्ट लेंगे, जाओ स्टेज पर। ये सुन सिद्धार्थ उस स्टेज पर जाता है और फिर वहां पर खड़ा एक जनरल जिसका नाम कृष्णा राठौर था, वह सिद्धार्थ से चिल्लाकर पूछता है, लड़के तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर है? क्या बोलेगा सिद्धार्थ? क्या वो सच बोलेगा? और क्या अभिमन्यु सच में अच्छा है या कोई बुली? 4 ग्रेड्स पावर टेस्ट, बोलो तुम्हारे पास कौन सी पावर है? यह सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूज तो था पर वह कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मेरे पास कोई भी सुपर पावर तो नहीं है, पर मैं बीस्ट वेपन्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ। यह सुनकर सामने वाला जनरल शॉक्ड हो जाता है और स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो तुम काफ़ी ज़्यादा रेयर हो, क्योंकि दुनिया में काफ़ी कम ही ऐसे लूजर्स होते हैं जिनके पास हंटर स्पिरिट होती है। इसका मतलब है तुम्हारी विल पावर बहुत मजबूत है और तुम्हें सुपर पावर्स की कोई ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, अब तुम अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी दिखाओ। उसके बाद वह जनरल सिद्धार्थ के आगे से हट जाता है। उसके हटते ही सिद्धार्थ की आंखों के सामने एक छोटी सी दीवार होती है और वह जनरल सिद्धार्थ से चिल्लाकर बोलता है, लड़के पूरी जान से इस पर हमला करो, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ पता लगेगी। यह सुनकर सिद्धार्थ का भी कोई मूड नहीं था कि वह अपनी पावर्स को छुपाए, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी कमजोर और लूजर की तरह बिताई है। और फिर वह अपनी फुल पावर से ड्रैगन फिस्ट को एक्टिवेट करते हुए एक जोर का पंच उस दीवार पर मरता है। वह दीवार कठोर नहीं थी बल्कि काफ़ी सॉफ्ट थी, पर अचानक से उस दीवार के ऊपर नंबर शो होने लगता है और आखिर में नंबर 16 पर आकर रुकता है। यह देखकर वह जनरल सिद्धार्थ से कहता है, वेरी गुड, अब एजिलिटी का टेस्ट कंप्लीट करो। इसके बाद सिद्धार्थ उस छोटी दीवार के लेफ्ट साइड में एक रूम के अंदर चला जाता है। वह रूम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट था। अचानक से उस रूम के अंदर स्पीकर से आवाज़ आती है, टेस्ट शुरू किया जा रहा है। जैसे ही सिद्धार्थ ये सुनता है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है और अचानक से चारों तरफ से कई सारी आयरन बॉलर्स उसकी तरफ आए जा रही थी। सिद्धार्थ ने काफ़ी सारी आयरन बॉलर्स को डोज कर दिया था, पर तभी एक बॉल उसे टच हो जाती है। वो आयरन बॉल कुछ ज़्यादा ताकतवर तो नहीं थी जिससे उसे चोट लग जाए। असल में इस आयरन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिससे आयरन सॉफ्ट हो सके। उस दीवार पर भी नंबर लिखकर आने लगते हैं। दीवार पर आखिर में लिखकर आता है नंबर 13। इसके बाद वह जनरल सिद्धार्थ को अपने पास बुलाता और उसे एक ब्लैक रंग का ID कार्ड थमा देता है और उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, इस ID कार्ड को बिल्कुल भी मत खोना। इस ID कार्ड की वजह से पूरे शहर में सबको पता रहेगा कि तुम मिलिट्री के स्टूडेंट हो और इसी से तुम्हें बेस के अंदर एंट्री भी मिल सकती है और इसी में तुम्हारी ग्रेड लिखी होगी और हर स्टूडेंट को डेली 100 मार्शल पॉइंट्स मिलेंगे और वह सारे पॉइंट्स इस ID कार्ड में ही कलेक्ट होंगे। सिद्धार्थ जब अपने ID कार्ड में अपना ग्रेड देखता है तो उसमें लिखा था ग्रेड C। ग्रेड C सुनने में काफ़ी कम लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेड C तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को ही मिलता है। सिद्धार्थ अपने ग्रेड को देखकर काफ़ी दुखी था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ग्रेड कैसे डिवाइडेड है। सिद्धार्थ बहुत कंफ्यूज्ड था और कंफ्यूजन में ही दोबारा अपनी लाइन में लग जाता है। उसके पीछे खड़ा अभिमन्यु उसका कंफ्यूज चेहरे को देखकर सिद्धार्थ से बोलता है, अरे टेंशन मत लो, ग्रेड C तो बहुत अच्छी ग्रेड होती है। और इसके बाद अभिमन्यु उस ग्रेड एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, देखो, सबसे पहले आती है F ग्रेड जो कि बहुत कमज़ोर बच्चों के लिए होती है और इसकी फुल फॉर्म फेलियर होती है। इसके बाद आती है ग्रेड जिसकी फुल फॉर्म एलिमेंट्री होती है और ग्रेड वाले बच्चे बिल्कुल न्यू भी होते हैं। और फिर आती है डी ग्रेड। डी ग्रेड की फुल फॉर्म होती है डेवलपिंग। इसके बाद आती है C ग्रेड। C ग्रेड की फुल फॉर्म कॉम्पिटेंट होती है। C ग्रेड वाले बच्चे काफ़ी ताकतवर होते हैं। यह सब सुनकर सिद्धार्थ को समझ आ गया था कि C ग्रेड कोई खराब ग्रेड नहीं बल्कि काफ़ी हाई लेवल की ग्रेड थी। उसके बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर बच्चों जैसी स्माइल आ जाती है। यह देखकर अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, तुम मिलिट्री बेस में आ गए, वो भी बिना इन्फॉर्मेशन के। इसका जवाब सिद्धार्थ बस एक एम्बेरेस्ड स्माइल के साथ देता है। उसकी स्माइल देखकर अभिमन्यु और हंसते हुए मजाक में ही कहता है, तुम्हें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो पता है या रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़कर आ गए हो? यह सुनकर सिद्धार्थ अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर उससे कहता है, हाँ इतना तो मुझे भी पता ही है। उन दोनों की बातों के बीच स्टेज से आवाज़ आती है, अभिमन्यु आहूजा कॉलेज GX9। इसके बाद अभिमन्यु स्टेज पर चला जाता है। अभिमन्यु अपने पहले टेस्ट जो कि स्ट्रेंथ का टेस्ट था उसमें अपने 5 मीटर के दायरे में एक बहुत पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड बना देता है और अपना वेट 500 किलो से भी ज़्यादा कर लेता है।
वह जनरल भी अभिमन्यु के 5 मीटर के फील्ड में ही था। उससे जनरल को ज़्यादा कुछ असर नहीं होता और वह बस अभिमन्यु पर नज़रें टिकाकर उसे ही देखे जा रहा था। तभी अभिमन्यु फुल स्ट्रेंथ से उस दीवार पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे उस दीवार पर नंबर 50 लिखकर आ जाता है। यह देखकर वो जनरल उसको खुशी से देखकर बोलते हैं, वाह, तुम्हारे पास तो ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन की पावर है और तुम्हें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना भी आता है। वह 45 साल के जनरल बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइटेड हो चुके थे। इसके बाद एजिलिटी टेस्ट के वक्त अभिमन्यु अपना वेट काफ़ी कम कर लेता है, जिस कारण वह बहुत सारी आयरन बॉल्स को डोज कर लेता है। पर अचानक से नीचे से एक आयरन बॉल आकर उसके कंधे पर लग जाती है और इसमें भी उसे 50 नंबर्स मिले थे और जनरल अभिमन्यु को ग्रेड का आईडी कार्ड दे देते हैं। उसे ए ग्रेड के आईडी कार्ड को देखकर सिद्धार्थ कंफ्यूज था। तभी सिस्टम सी आवाज़ आती है, आर्मी के ग्रेड की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं और ऑप्शंस थे यस या ना। तब सिद्धार्थ तुरंत यस पर क्लिक कर देता है। तब उसकी आंखों के सामने गेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखकर आ जाती है। उसमें सिस्टमेटिक तरीके से सॉरी गेट के बारे में लिखा था। एफ फेलियर या नॉवस, ए एलिमेंट्री या बिगिनर, डी डेवलपिंग या इंटरमीडिएट, सी कॉम्पिटेंट या प्रोफिशिएंट, बी ब्रिलियंट या एडवांस, ए एस या एक्सपर्ट, एस सुपीरियर या मास्टर, एक्स एक्सेप्शनल या लेजेंडरी। इन्फॉर्मेशन देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि अभिमन्यु उससे एक ग्रेड आगे है और वो एक एक्सपर्ट के तौर पर काउंट होगा। और तभी अभिमन्यु सिद्धार्थ के पास आ जाता है और दोबारा लाइन में लग जाता है और फिर मजाकिया ढंग में शो ऑफ करते हुए अपने आई डी कार्ड को पंखे की तरह उसे हिलाते हुए बोलता है, ओह गॉड, आजकल गर्मी बहुत है, शायद कोई जल तो नहीं रहा। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे खो जाने वाली नज़रों से देखता है। सिद्धार्थ का चेहरा देखकर अभिमन्यु हंसने लगता है और उससे कहता है, अब तुम्हें ग्रेड का मतलब पता है या फिर वो भी बताऊं? तब सिद्धार्थ बड़े एटीट्यूड में कहता है, हाँ हाँ पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वह भी हंसने लगता है। वह दोनों इतने फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे कि आसपास के सारे बच्चों की नज़रें उन पर ही टिक गई थी। यह देखकर कि सब उन्हें ही घूर रहे हैं, वह दोनों तुरंत अटेंशन की पोजीशन में आकर स्टेज पर चल रही एक्टिविटीज़ को देखने लगते हैं। स्टेज पर जनरल कृष्णा राठौर स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कि थे, आर्मी बेस में कोई भी स्टूडेंट फाइट कर सकता है और एक दूसरे को इंजर्ड भी कर सकता है, लेकिन बस सामने वाले की जान नहीं लेनी है। यह रूल सुनते ही सिद्धार्थ और उसके आगे लगा एक घबराया सा लड़का चौंक जाते हैं, क्योंकि यह रूल बहुत ही अनफेयर था। क्योंकि एक स्ट्रांग स्टूडेंट अपने से कमज़ोर को कितना भी पीट सकता है और टीचर्स इसमें इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तभी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वह जनरल दोबारा तेज आवाज में बोलते हैं, माधव शर्मा कॉलेज GX2। सिद्धार्थ के आगे खड़ा लड़का स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। वह बहुत ही घबराया हुआ सा था। जनरल कृष्णा उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास कौन सी पावर है? तब माधव नर्वस आवाज में बोलता है, सर मेरे पास हाइड्रोकिनेसिस की पावर है। इसके बाद वह अपने आगे एक गॉर्टलेट जैसे आकार का बहुत सारा पानी फार्म कर लेता है और फुल स्ट्रेंथ से उस दीवार पर वार करता है। पानी का फोर्स काफ़ी था और फिर उस दीवार पर नंबर लिखकर आता है 10। और एजिलिटी टेस्ट में वह लड़का अपने आप को थोड़े बहुत अटैकर्स से ही बच के आउट हो जाता है और उसको एजिलिटी टेस्ट में 10 नंबर मिलते हैं। इसके बाद एक अर्थ पावर वाला लड़का अपने स्ट्रेंथ टेस्ट में अपने फिस्ट के आगे बहुत सारी चट्टानों को लगा लेता है और फुल पावर में उस दीवार पर हमला करता है, जिससे उस दीवार पर नंबर लिखकर आता है 30 और एजिलिटी टेस्ट में उस लड़के को बस 10 पॉइंट मिलते हैं। यह सारे टेस्ट्स के बाद जनरल कृष्णा राठौर सारे स्टूडेंट्स को उनका एक स्पेसिफिक रोल नंबर दे देते हैं। सिद्धार्थ का रोल नंबर 106 था। उनके रोल नंबर के साथ उन्हें उनके रूम की लोकेशन भी बता दी गई थी। हॉल में यह सारी चीज़ें होने के बाद वह ऑफिसर उन सबको मिलिट्री बेस में ले जाता है। आर्मी बेस बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिल्कुल किसी गाँव जितना। सिद्धार्थ उसके लिए अलॉटेड रूम में चला जाता है। उसका रूममेट अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु को देखकर सिद्धार्थ खुश होकर बोलता है, तो तुम ही मेरे रूममेट हो? तभी अभिमन्यु बोलता है, हाँ मैं तो तुम्हारे रूममेट हूँ ही, पर अभी भी हमारा एक रूममेट बाकी है। इसके बाद वह दोनों दरवाजे की ओर देखने लगते हैं कि तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है और एक लड़का रूम के अंदर आ जाता है। उसके बाल काफ़ी अच्छे से स्टाइल थे और वह दिखने में भी सुंदर था। रूम के अंदर आते ही वह स्टाइल मारते हुए बोलता है, ओह तो तुम दोनों हो मेरे रूममेट, मेरा नाम एलेक्स है। यह सुनकर वह दोनों उसे कन्फ्यूजन में देखते हुए बोलते हैं, भाई तू दिखने में तो इंडियन ही लगता है, यह एलेक्स कैसा नाम है? यह सुनकर एलेक्स मुंह बनाकर बोलता है, भाई मेरा नाम जो भी हो, तुम दोनों अपना नाम बताओ। तब अभिमन्यु अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम है अभिमन्यु और मेरे पास ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन की पावर है, जिससे मैं एक दिन एक वार गॉड जितना ताकतवर बन जाऊंगा। मोई स्टैचू। यह सुनकर एलेक्स कुछ रिएक्ट नहीं करता और सिद्धार्थ भी बात को आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरा नाम है सिद्धार्थ, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है पर कुछ एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं। सिद्धार्थ ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि जब उसे पता लगा उसकी ब्लू ड्रैगन फीस्ट टेक्निक जो उसे सिस्टम से मिली है वह एक एंशिएंट मार्शल आर्ट की तकनीक है, जिसमें अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक ड्रैगन बनाते हैं, तो उसे लगा कि शायद यह सिस्टम की स्किल्स कुछ एंशिएंट मार्शल आर्ट स्किल से लेकर बनाई गई हैं।
सिद्धार्थ की बात सुनकर अभिमन्यु और अलेक्स दोनों चौंक गए थे, क्योंकि एशियन टेक्निक्स कोई मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि इनके स्क्रोल्स तो एक अर्थ टियर के सोल वेपन के दाम में बिकती थी, और सिद्धार्थ देखने में तो इतना अमीर बिल्कुल नहीं लगता। इसके बाद अलेक्स उससे शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम्हारे पास सच में एशियंट मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं? अगर ऐसा है तो एक टेक्निक हम दोनों को भी दिखाओ। अभिमन्यु भी हाँ में सिर हिला देता है। तभी सिद्धार्थ विदाउट हेसिटेशन ब्लू ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करके अलेक्स पर हमला कर देता है, जिससे तुरंत ब्लू रंग का ड्रैगन अलेक्स के सीने पर हिट करता है, जिससे अलेक्स जमीन पर गिर जाता है। और तभी अलेक्स एक्साइटेड होकर कहता है, वाओ, तुम्हारे पास तो ब्लू ड्रैगन फिस्ट नाम की एंशिएंट ची टेक्निक है, मैं पहले प्रिपेयर नहीं था, दोबारा अटैक करो। तभी सिद्धार्थ भी हंसते हुए उस पर दोबारा अटैक कर देता है, पर इस पर अलेक्स भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। क्या होगा इस फाइट में, और क्या है अलेक्स की सुपर पावर्स? च 5 वॉरलॉर्ड 8 टेस्ट एंड सीक्रेट्स। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही सिद्धार्थ उस पर अपना ब्लू ड्रैगन फिस्ट का हमला करता है, तब अलेक्स भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को एक ताकतवर एयर की फोर्स के साथ डिफलेक्ट कर देता है। अलेक्स के पास एरोकाइनेसिस की पावर थी, जिससे वह हवा को कंट्रोल कर सकता है। यह पावर सुनने में कुछ खास नहीं लगती, लेकिन एक असली फाइट में इसका भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, अगर सामने वाला एक प्रोफिशिएंट फाइटर हो तो। जैसे ही अलेक्स उसकी पावर को डिफलेक्ट करता है, वह तुरंत हवा को कंडेंस करते हुए सिद्धार्थ पर हमला कर देता है। सिद्धार्थ भी उसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ ब्लॉक कर देता है, पर इस अटैक की वजह से सिद्धार्थ 2 कदम पीछे चला गया था। सच में एयरफोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब वह दोनों पूरी तरह से सीरियस हो चुके थे। सिद्धार्थ अपनी फुल पावर से किक मारने के लिए आगे भागने लगता है, और अलेक्स भी अपने हाथ के आगे बहुत सारी और को कलेक्ट कर लेता है, और वह दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक से वह दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि अभिमन्यु ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। फिर अभिमन्यु उन दोनों को डांटते हुए कहता है, तुम लोग क्या एक दूसरे को मारना चाहते हो? तुम्हें पता भी है अगर तुम दोनों का अटैक एक दूसरे पर लगता तो तुम लोग अपाहिज भी हो सकते थे, और डिसेबिलिटी को हील करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। वह दोनों जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे गुस्से से घूर रहे थे। तभी अभिमन्यु अपनी पावर को कम कर देता है, जिससे वह दोनों वापस खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु उन दोनों से कुछ कहने ही जा रहा था कि सिद्धार्थ अपना ब्लू ड्रैगन फिस्ट और अलेक्स अपने हवा की बनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है, जिससे अभिमन्यु जोर से जमीन पर गिर जाता है। उसकी हालत देखकर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर अभिमन्यु भी हंसने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक सुंदर सी लड़की अंदर आती है। उसे देखकर अलेक्स पिछले जन्म के हवसियों की तरह उसे देखने लगता है। अभिमन्यु तुरंत उसके सिर पे एक थप्पड़ मार के बोलता है, बेवकूफ़, यह एक वॉरलॉर्ड है और हमारे ग्रुप की टीचर भी। यह सुनकर अलेक्स तुरंत अपना मुंह घुमा लेता है। अलेक्स की यह हरकतें देखकर अभिमन्यु और सिद्धार्थ दोनों मन ही मन हंसने लगते हैं। जो टीचर उनके रूम के बाहर आई थी उसे समझ नहीं आता यह तीनों कर क्या रहे हैं। फिर तभी वह टीचर कहती हैं, तुम लोग जो भी कर रहे हो उसे बंद करो और जल्दी से टेस्ट देने के लिए आओ। यह सुनकर वह तीनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी वह टीचर किसी और के भी रूम में जाती है और वहां से एक सुंदर लड़की को लेकर आ जाती है। अब उनके ग्रुप में कुल 4 लोग हो गए थे। वह चारों अपने टीचर के साथ कहीं चले जा रहे थे कि तभी उनके टीचर के आगे एक ब्लैक रंग के कपड़े में निंजा जैसे कपड़ों वाला इंसान आ जाता है। उनके ग्रुप की टीचर जिनका नाम जानवी था, वह उसे निंजा को देखकर गुस्से से कहती है, रक्षित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह निंजा जैसा इंसान जिसका नाम रक्षित था वह उससे कहता है, जान वी, मुझे तो अपने 4 स्टूडेंट मिल ही गए और तुमने सुबह से 300 स्टूडेंट का टेस्ट ले लिया है, फिर भी कोई पास नहीं हुआ। यह सुनकर टीचर जानवी और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रक्षित ने जानबूझकर उनके नाम के बीच में जान और वी अलग अलग बोला था। जानवी का गुस्सा देखकर रक्षित हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। तभी अभिमन्यु टीचर जानवी से पूछता है, यह कौन है? इनके पास कौन सी सुपर पावर है? और उन्होंने यह क्या कहा था कि आपने 300 स्टूडेंट का टेस्ट लिया है? अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह बचपन से ही बहुत क्यूरियस लड़का था। मिस जानवी भी अभिमन्यु की ओर प्यार से देखते हुए बोलती है, इसका नाम रक्षित है और यह भी एक वॉरलॉर्ड है। इसने ईगा निंजा टेक्निक्स को मास्टर कर रखा है और साथ ही में इसके पास टेलीपोर्टेशन की सुपर पावर है, जिससे यह दुनिया के टॉप 5 बेस्ट अंडरकवर एजेंट की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। और रही बात 300 स्टूडेंट के टेस्ट की, तो शायद तुम्हें पता हो दुनिया में 10 मिलिट्री बेस हैं और हर मिलिट्री बेस में 10 वॉरलॉर्ड होते हैं और 10 के 10 वॉरलॉर्ड्स अपनी मर्जी से कुछ टैलेंटेड जीनियस स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। उनके ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स की लिमिट है, पर मैं सुबह से 300 बच्चों का टेस्ट ले चुकी हूं और अभी तक मुझे कोई ऐसा पावरफुल ग्रुप नहीं मिल पाया जिसे मैं अपने ग्रुप में शामिल कर सकूं। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो स्टूडेंट्स वॉरलॉर्ड से सेलेक्ट नहीं होते तो उन्हें एक नॉर्मल कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर की क्लासेस में भेज दिया जाता है और साथ ही में वॉरलॉर्ड्स के स्टूडेंट की बहुत रिस्पेक्ट भी की जाती है। इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद मिस जानवी शांत हो जाती है। अलेक्स और सिद्धार्थ को उनकी बातों के बीच अपने आप को सोने से रोक रहे थे, पर वहीं पर अभिमन्यु और उनके ग्रुप में वो नई लड़की जिसका नाम स्मृति था, वह दोनों उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। मिस जानवी को भी यह दोनों स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उन्हें अभिमन्यु जैसा कर क्यूरियस और आराध्या जैसा अटेंटिव स्टूडेंट ही चाहिए।
पर वहीं अपने सिद्धार्थ और एलेक्स तो खड़े खड़े ही सो गए थे और इस बात का एहसास अभिमन्यु को पहले ही हो गया था, इसलिए उसने अपनी ग्रेविटेशनल पावर से उन दोनों को खड़ा रखा था और जैसे ही मिस जानवी उन दोनों की तरफ देखती है, अभिमन्यु तुरंत अपनी पावर को कम कर देता है। सिद्धार्थ को तो सिस्टम से मैसेज आ जाता है, आप गिरने वाले हैं, आपके शरीर को जगा दिया गया है, और वह खुद को आधा गिरते गिरते कंट्रोल कर लेता है। पर वही बेचारा एलेक्स जमीन पर गिर जाता है और तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। वह अपनी एरोकाइनेसिस की पावर से बिल्कुल स्टाइल से हवा में उड़ते हुए खड़ा हो जाता है। मिस जानवी ने उन दोनों की स्किल्स को भी एक नज़र में ही पहचान लिया था, क्योंकि अपनी बॉडी का इतना अच्छा कंट्रोल एक बहुत ही रेयर बात है। इसके लिए इंसान का कोर बहुत मजबूत होना चाहिए, और वहीं एलेक्स जिसने अपनी पावर से खुद को ही हवा में काफ़ी ऊपर उड़ा लिया, यह भी काफ़ी इंप्रेसिव एबिलिटी थी, क्योंकि हर ग्रेड 10 लेवल्स में बटी हुई है। जैसे ही एक ग्रेड के 10 लेवल्स पूरे होते हैं तो इंसान उसकी अगली ग्रेड पर चला जाता है, और एलेक्स की पावर से उनको समझ आ गया था कि वह एक ग्रेड का स्टूडेंट है और उसका लेवल भी 5 के आसपास होगा। एलेक्स को जमीन पर गिरकर उड़ता हुआ देखकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसता हुआ देखकर एलेक्स भी मुंह फुला लेता है, पर उनके ग्रुप में आई वह लड़की स्मृति उससे कहती है, वाओ एलेक्स, तुम तो लेवल 5 के मास्टर हो और किसी लो लेवल के कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर तक को हरा सकते हो। यह सुनकर एलेक्स भी अपनी बढ़ाई करते हुए बोलता है, हाँ मैं लेवल 5 और ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, और मैं तो किसी बड़े परिवार से भी नहीं हूँ जो मेरी पावर पैसों की वजह से बड़ी हो, बल्कि मैंने तो यह सब मेहनत करके पाया है। एलेक्स को लंबी लंबी फेंकता हुआ देखकर अभिमन्यु और सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी एलेक्स को उसकी ज़िंदगी का 1000वां रिजेक्शन मिलने वाला है। असल में एलेक्स ने सिद्धार्थ और अभिमन्यु को बताया था कि एलेक्स ने अपनी लाइफ में 9 लड़कियों को प्रपोज किया था और हर बार रिजेक्ट ही हुआ। इसके बाद एलेक्स तुरंत एक घुटने के बल बैठकर अपने पास के टूटे हुए रेड कंक्रीट से हवा में एक गुलाब का फूल बना देता है। यह देखकर सिद्धार्थ और अभिमन्यु भी उससे काफ़ी इंप्रेसिव थे, क्योंकि यह काफ़ी अच्छी ट्रिक है, और स्मृति तो यह सब चीज़ों से कंफ्यूज थी कि ये सब हो क्या रहा है। और तभी एलेक्स उसे प्रपोज कर देता है। उन सभी की उम्मीद से बिल्कुल उलट उसको उसका 1000वां रिजेक्शन नहीं मिलता और स्मृति उसे हाँ बोल देती है। चारों बच्चों का यह सब ड्रामा देखकर तो जैसे मिस जानवी बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी। इसके बाद मिस जानवी कहती है, अगर तुम लोग की यह नौटंकी खत्म हो गई हो तो मेरे साथ चलो। और फिर वह पांचों चलते चलते एक जंगल की ओर जाने लगते हैं। उस जंगल के आगे एक लकड़ी का दरवाजा लगा था और उसे दरवाजे के आसपास बहुत सारे फेंसेस लगे थे। तभी अभिमन्यु कंफ्यूजन में पूछता है, मैम ट्रेनिंग यहाँ होगी क्या? तभी सिद्धार्थ बीच में बोलता है, यह फॉरेस्ट है ड्रैगन्स ट्रेनिंग फॉरेस्ट। यह फॉरेस्ट 2024 में ही बना दिया गया था, मतलब यह लगभग 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इन 250 सालों में इस ड्रैगन्स ट्रेनिंग फॉरेस्ट को बहुत मॉडिफाई किया गया है और इसमें कई सारी एक जेनरेटेड ऑब्स्टेकल्स को भी डाला गया है, लेकिन अभी हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। पहले हमारा टेस्ट होगा, उसके बाद वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। सिद्धार्थ की नॉलेज देखकर अभिमन्यु उससे कहता है, वाह यार सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता था तुमको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जबकि यह तो आर्मी बेस के अंदर की बात है। तभी सिद्धार्थ बात को और बढ़ते हुए बोलता है, जैसा कि तुमको पता है कि दुनिया में 10 मिलिट्री बेस हैं, लेकिन ड्रैगन्स फॉरेस्ट सिर्फ हमारे बेस नंबर 7 में ही हैं और बाकी के आर्मी बेसिस में अलग तरह के ट्रेनिंग हॉल्स हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारे आर्मी बेस में सेकंड सबसे बेस्ट ट्रेनिंग हॉल है तो ये भी गलत नहीं होगा। असल में सिद्धार्थ को यह सारी इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम ने बताई थी और सिद्धार्थ ने शो ऑफ करने के लिए उन लोगों को यह सब बताया था। सिद्धार्थ की सारी बातें सुनकर मिस जानवी भी हाँ में सिर हिला देती हैं और कहती हैं, हाँ लड़के, तुमने जो कहा है वह सब सच है। चलो अब बातें बहुत हुई, अब तुम लोगों का टेस्ट देने का वक्त आ गया है। सबसे पहला टेस्ट होगा तुम्हारे एगिलिटी का। इसके बाद वह चारों मिस जानवी को फॉलो करते करते उस जंगल के और अंदर चले जाते हैं। उस जंगल में एक एरिया होता है जहाँ पर काफ़ी कम पेड़ होते हैं और वहाँ के सबसे बड़े पेड़ पर बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा था एजिलिटी। इसके बाद वह पांचों उस एरिया में एंटर हो जाते हैं। तब मिस जानवी अपने पास से एक रिंग को निकलती है और उसे अपनी उंगली में पहन देते हैं। उनके उसे रिंग को पहनते ही उनका पूरा शरीर एक ब्लैक ग्लास के आर्मर में कवर हो जाता है और फिर वह कहती हैं, ये एक टच सेंसिटिव ग्लास आर्मर है। ये ज़्यादा ताकतवर तो नहीं, लेकिन यह एक बुलेट प्रूफ ग्लास जितना ही ताकतवर है। पर हाँ, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसे किसी ह्यूमन ने टच किया है या किसी ऑब्जेक्ट ने, और जिस ह्यूमन ने उसे टच किया है ये आर्मर तुरंत उसका फोटो खींच लेता है और उसकी फिंगरप्रिंट भी मेमोराइज कर सकता है। यह आर्मर फाइटिंग के लिए तो बनाया ही नहीं गया है, यह ऐसे टेस्ट के लिए बनाया गया था जिनमें एजिलिटी को टेस्ट करना होता है। अब तुम चारों का टास्क है, तुम्हें मुझको टच करना है। यह टास्क सुनकर सिद्धार्थ और एलेक्स इसे बहुत लाइटली ले रहे थे, बल्कि अभिमन्यु और स्मृति को पता था कि यह कोई आम टास्क नहीं है, क्योंकि उनके सामने खड़ी यह टीचर जानवी एक वॉरलॉर्ड हैं और यह कोई छोटी बात नहीं है। एक वॉरलॉर्ड के सिर्फ ग्रेड्स ही हाई नहीं होते, बल्कि उनको हज़ारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस होता है। हज़ारों साल इसलिए क्योंकि एक वॉरलॉर्ड बनने के बाद हर इंसान को एक ऐसा डायमेंशनल स्पेस वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्काई कैप्टर ब्रांच द्वारा दिया जाता है, जहां पर वह 1 लाख सालों तक प्रैक्टिस कर सकता है और जब चाहे तब प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है और वो यह है,
कि इसे सिर्फ एक आइडेंटिफाइड वॉरलॉर्ड के ब्लड से ही एक्टिवेट किया जा सकता है और एक शब्द और चाहे तो अपने स्टूडेंट या फिर वंशजों में से किसी को ये डायमेंशनल स्पेस दे सकता है, या अगर कोई किसी वॉरलॉर्ड को मार दे और फिर उसी के खून से डायमेंशनल स्पेस एक्टिवेट कर सकता है। जो कि यह सब बातें सिद्धार्थ और अलेक्स को नहीं पता थी। वह तुरंत टीचर पर हमला कर देते हैं। भले ही सिद्धार्थ नॉर्मल लोगों से काफ़ी फास्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी मिस जानवी के लिए यह अटैक किसी कछुए से भी ज़्यादा स्लो था। असल में प्लैनेट्स के भी 10 ग्रेड्स होते हैं और हर एक प्लेनेट में अनलिमिटेड बीस्ट्स होते हैं और उन बीस्ट्स को मार के उन्हें जेनेटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उनकी बॉडी उन जेनेटिकल पॉइंट्स को अब्जॉर्ब करके अपने जेनेटिक्स को बदल सकती है और ताकत बढ़ा सकता है। अगर मिस जानवी के स्टेट्स को काउंट किया जाए तो वह तो 1000 से भी ऊपर होंगे। अभिमन्यु की नज़र जब अलेक्स और सिद्धार्थ पर थी तभी स्मृति एक पेड़ के पीछे जाकर अपनी जेब से एक ब्लू रंग का स्फेरिकल पत्थर निकलती है और उसमें बोलती है, मैं सक्सेसफुली आर्मी बेस नंबर 7 पर आ चुकी हूँ और अभी मैं अपना वॉरलॉर्ड स्टूडेंट सिलेक्टिंग टेस्ट दे रही हूँ। इसके बाद वह तुरंत उस पत्थर को अपने पैर के नीचे दबा के कुचल देती है। इसके बाद वह भी अभिमन्यु के साथ आकर सिद्धार्थ और अलेक्स की मिस जानवी के खिलाफ फाइट देखने लगती है। अभिमन्यु पूछता है, तुम कहाँ गई थी? तब वह इस बात को टालते हुए कहती है, मैं तो बस अपने सर पर यह लाल रंग का हेड बैंड लगाने गई थी। यह हेडबैंड अब से 300 साल से भी पुराना यह मेरे पूर्वज का हेडबैंड है, जो कि बहुत ताकतवर थे और उन्होंने अकेले ही पूरे मुंबई शहर के 4 बड़े गैंगस्टर को यूनाइटेड करके देश की सबसे पावरफुल गैंग बनाई थी। यह सुनकर अभिमन्यु कहता है, कहीं तुम केसरी रावत की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, यही मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का नाम है। इतने सारे ग्रेट सुनकर अभिमन्यु कहता है, यह तो कुछ ज़्यादा ही ग्रेट है, और फिर हंसने लगता है। अभिमन्यु और स्मृति उन तीनों की फाइट को देख रहे थे। वैसे इसे फाइट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मिस जानवी उन दोनों को बुली कर रही हो। तभी अचानक से अलेक्स और सिद्धार्थ दोनों फाइट करते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और अलेक्स सिद्धार्थ के कान में कहता है, सिद्धार्थ, मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तभी तुम फुल स्पीड में एक पेड़ के ऊपर से कूदकर इन्हें टच कर लेना और मैं तुम्हें अपनी एरोकाइनेसिस की पावर से सपोर्ट करूंगा। उसका प्लान सुनकर सिद्धार्थ भी हाँ में सर हिला देता है। क्या वह दोनों मिस जानवी को टच कर पाएंगे और अपने एजिलिटी टेस्ट को पार कर पाएंगे? क्या है स्मृति का मकसद और वह किससे बात कर रही थी? 6 फैंटम स्टेप स्ट्रेंथ टेस्ट। अलेक्स और सिद्धार्थ को बातें करता हुआ देखकर अभिमन्यु और स्मृति समझ चुके थे कि वह दोनों कुछ प्लान बना रहे हैं और तभी सिद्धार्थ पूरी स्पीड से मिस जानवी की ओर भागने लगते हैं। यह देखकर अभिमन्यु, स्मृति और मिस जानवी तीनों लोग चौंक चुके थे, क्योंकि अगर वह सामने से भागते हुए जाएगा तो फिर वो जिंदगी में कभी भी उनको टच नहीं कर सकता। जिस वक्त मिस जानवी की नज़र सिद्धार्थ पर होती है उस वक्त अलेक्स उनके राइट साइड से उनको टच करने के लिए आने लगता है। जैसे ही वह अलेक्स को देखती हैं वह तुरंत अपनी जगह से हट जाती हैं। फिर अलेक्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है और वह अलेक्स के अटैक्स को ही डोज कर रही थी कि उनसे फाइट करते वक्त ही अलेक्स अपनी पावर से सिद्धार्थ को हवा में उड़ाया जा रहा था। अब सिद्धार्थ मिस जानवी के बिल्कुल पास वाले पेड़ पर था। जैसे ही अलेक्स ये देखता है वह तुरंत एक फ्लाइंग किक मिस जानवी को मारता है, जिसको डोज करने के लिए मिस जानवी उस पेड़ के पास आ गई थी। जैसे ही वह उस पेड़ के पास जाती है कि तभी सिद्धार्थ पेड़ के ऊपर से कूद पड़ता है। पर अलेक्स और सिद्धार्थ के इस मास्टर प्लान को बिल्कुल गंदी तरह से खराब करते हुए वह तुरंत अपनी जगह से हट जाती हैं, जिससे सिद्धार्थ मुंह के बल पेड़ से गिर जाता है। इससे उसे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था। तभी उसके सिस्टम से आवाज़ आती है, सीनियर वॉरलॉर्ड जानवी के एजिलिटी टेस्ट को पास करें, रिवॉर्ड 300 सेलेस्टियल पॉइंट्स। यह देखकर सिद्धार्थ को याद आता है कि उसने इतने समय से अपने आप को लेवल अप ही नहीं किया है। वह देखना चाहता था कि लेवल अप करके उसे क्या मिलेगा। सिद्धार्थ तुरंत सिस्टम से कहता है, ब्रेक अ थ्रू, जिससे उसके सिस्टम से आवाज़ आती है, लेवल अप का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, आपका लेवल अप कंप्लीट हुआ, आपको एक फुटवर्क टेक्निक मिली है। जैसे ही सिद्धार्थ उस फुटवर्क की इन्फॉर्मेशन को देखता है उसमें लिखा था, हेवनली फुटवर्क टेक्निक फर्स्ट स्टेप फैंटम स्टेप। इस टेक्निक को आप टेम्पररी तौर पर 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस टेक्निक को अपने आप से ही सीखना होगा। फिर उसके सिस्टम में एक इनबॉक्स जैसा ऑप्शन आता है। सिद्धार्थ तुरंत उस पर क्लिक कर देता है। उस इनबॉक्स में हेवनली फुटवर्क टेक्निक को सीखने के तरीके और स्टेज के बारे में लिखा था। तभी सिद्धार्थ सोचता है, मैं अभी तो इसको मास्टर करने नहीं बैठ जाऊंगा, मैं उन टेम्पररी चांसेस को इस्तेमाल कर लेता हूँ। सिद्धार्थ जब सिस्टम में इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा था तब वह 10 सेकंड के लिए बस एक ही जगह पर खड़ा था। सभी लोग उसकी हरकत देखकर कंफ्यूज थे। मिस जानवी को लगता है कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। वह उसे देखने के लिए पास जाने लगती हैं। तभी सिद्धार्थ अपनी फैंटम स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके बिल्कुल करीब आ जाता है। वह जैसे ही उन्हें टच करने जाता है तुरंत मिस जानवी फुल स्पीड में पीछे एक पावरफुल टेक्निक की मदद से चली जाती हैं। उनकी यह टेक्निक काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही मिस जानवी उसके अटैक को टच करती है तुरंत सिस्टम से आवाज़ आती है, मिस जानवी द्वारा यूज़ की गई इस टेक्निक को सीखें, कॉस्ट 100 सेलेस्टियल पॉइंट्स। यह देखकर सिद्धार्थ शॉक था, लेकिन उसके पास यह सब सोचने का समय नहीं था। जैसे ही मिस जानवी उसके इस अटैक को डोज करती हैं वह तुरंत फुल स्पीड में उनकी तरफ भागने लगता है।
वह पीछे जाते जाते बच ही रही थी, तभी उनके पीछे एक पेड़ आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ अपने फैंटम स्टेप से उन्हें टच करने लगता है। इस चीज़ में उसका सपोर्ट करते हुए एलेक्स उसको अपनी एयर की पावर से और स्पीड दे रहा था, जिससे सिद्धार्थ तुरंत मिस जानवी के उस आर्मर को टच कर लेता है। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने उसे टच कर लिया है, मिस जानवी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए उनके एक जोड़ की फ्लाइंग किक मार देता है। मिस जानवी उसकी किक को अपने राइट हैंड से रोक लेती हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं था, एलेक्स ने भी टेस्ट पास कर लिया था। तभी मिस जानवी हंसते हुए कहती हैं, वाह, आखिरकार 300 से भी ऊपर बच्चों का टेस्ट लेने के बाद मुझे 2 बहुत कमाल के जीनियस मिल चुके हैं। तुम दोनों पास हो चुके हो। तुरंत ही सिद्धार्थ के सिस्टम से आवाज आती है, आपको 300 सेलेस्टियल पॉइंट्स मिले हैं, स्टोव अनलॉक कर दिया गया है। इसके बाद अभिमन्यु और स्मृति की बारी थी। उन लोगों ने लगभग 1 घंटे में इस टेस्ट को पार कर पाया था, क्योंकि उन दोनों के बीच में ज़्यादा टीम वर्क नहीं था। इस टेस्ट के बाद मिस जानवी भी उन सारे बच्चों से कहती हैं, तो मुझे 300 बच्चों का टेस्ट लेने के बाद 4 जीनियस मिल चुके हैं। वैसे तो मैंने अभी से ही तुमको सेलेक्ट कर लिया है, अगर तुम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल भी हुए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मिस जानवी उन सारे बच्चों को लेकर फॉरेस्ट के एक और एरिया में ले जाती हैं और इस बार उस एरिया के बाहर स्ट्रेंथ लिखा था, मतलब उन सब का स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाला था। इसके बाद मिस जानवी अपनी उस अंगूठी को उतार देती हैं, जिससे उनका ग्लास आर्मर भी हट जाता है। उस एरिया के अंदर एक सकल पत्थर था जिसके ऊपर मिस जानवी खड़ी हो जाती हैं। वह पत्थर ज़्यादा ऊपर नहीं था, लगभग 1 से 2 इंच ही होगा। इसके बाद मिस जानवी कहती हैं, तो तुम लोगों का टेस्ट है कि तुमको मुझे इस गोल पत्थर से नीचे की ओर धकेलना है। वह पत्थर ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस 1 कदम पीछे और इंसान उससे नीचे गिर सकता है। इस बार भी अपने एलेक्स ने इस बात को हल्के में ले लिया, पर वहीं सिद्धार्थ अब समझ चुका था कि मिस जानवी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उनके स्टेट्स हज़ारों में हैं। उनकी बातें कंप्लीट होने के बाद एलेक्स उनसे कहता है, तो क्या हमारा टेस्ट शुरू हो चुका है? यह सुनकर मिस जानवी एक स्माइल के साथ कहती हैं, बिल्कुल। एलेक्स तुरंत अपने आप को हवा में 5 मीटर उठा के ऊपर से नीचे जाते हुए मिस जानवी के सिर पर एक जोर की लात मार देता है। मिस जानवी ने उस किक को ब्लॉक या डॉज तक नहीं किया था, फिर भी उन्हें इस ट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देखकर एलेक्स समझ चुका था कि मिस जानवी को स्ट्रेंथ से नहीं हराया जा सकता है। तभी एलेक्स थोड़ा शर्मिंदा होकर उनसे पूछता है, मैम क्या इसमें टीम वर्क अलाउड है? यह सुनकर मिस जानवी खुश होकर कहती हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारी टीम में 4 लोग हैं, तुम किसी को भी अपना साथ देने के लिए चूज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर 10 लोग एक साथ किसी पर अटैक करेंगे तो जीत सकते हैं, लेकिन मेरे थॉट्स इससे बिल्कुल उलट हैं। मुझे लगता है कि अगर वह 10 लोग 2-2 के ग्रुप में बट के 5 ग्रुप बन जाए तो यह ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एक डुओ हमेशा 3 या 4 टीममेट होने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो जल्दी से अपना डुओ फार्म करो, यानी कि इन तीनों में से किसी को चूज करो। यह सुनकर एलेक्स तुरंत सिद्धार्थ को अपने पास आने का इशारा करता है। सिद्धार्थ भी स्माइल करते हुए उसके पास आ जाता है। अभी जो भी बातें मिस जानवी ने कही थी, उन सारी बातों से कोई भी सहमत नहीं था, क्योंकि यह बात सच है कि एक डुओ ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन एक बड़ी जंग में या किसी प्लैनेट एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर टीममेट्स होना जरूरी होता है। एक डुओ हज़ारों बीस्ट्स को नहीं मार सकता। एलेक्स सिद्धार्थ के कान में कहता है, भाई मिस जानवी को स्ट्रेंथ में हराना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर हमें उनको इस पत्थर से हटाना है तो हमें कोई स्नीक अटैक करना होगा। उसकी इस बात से सिद्धार्थ भी सहमत था। सिद्धार्थ बात को आगे बढ़ते हुए बोलता है, लेकिन हमारा प्लान क्या है? मेरे हिसाब से हमको सबसे पहले उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके उनके पैरों की तरफ हमला करना है, जिससे उनका बस थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाए, और फिर मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक ब्लू ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करूंगा और तुम अपनी एयरफोर्स से मेरे अटैक को 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। मुझे पता है उनको इस अटैक से फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह पत्थर से जरूर गिर जाएंगी। यह सुनकर एलेक्स उसकी तरफ बड़े एडमिरेशन से देखकर बोलता है, यार ये तो बहुत अच्छा प्लान है, एक सेकंड। और फिर वो मिस जानवी से पूछता है, मैम क्या हम कोई वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, तुम किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो, बस वह हेवन टियर का सोल वेपन ना हो। मिस जानवी थोड़े कम एक्सपेक्टेशंस के साथ बोलती हैं। सिद्धार्थ तुरंत एलेक्स के पास जाकर उससे पूछता है, तुमने वेपन के बारे में क्यों पूछा? तुम्हारे पास क्या कोई हथियार है? ना, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं तो बस उनके मन में यह बात डाल रहा था कि मैं एक वेपन का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस वजह से इनका फोकस मेरे वेपन निकालने और उसके अटैक को रोकने की तरफ होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई वेपन है ही नहीं। और फिर वह बच्चों की तरह हंसने लगता है। यह देखकर मिस जानवी को लगता है कि एलेक्स और सिद्धार्थ ने उन पर वेपन से हमला करके उन्हें गिराने का कोई प्लान बनाया है, इसीलिए वह भी वेपन्स के अटैक को रोकने की स्टेन्स में आ जाती हैं। मिस जानवी की स्टेन्स को देखकर ही लग रहा था कि उन्होंने हजारों मार्शल आर्ट सीखी हुई हैं। इसके बाद एलेक्स मिस जानवी से बस 1 फीट की दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है, और फिर एलेक्स अपने ब्लड लाइन की एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक जिसका नाम ब्लड मून किक है, इसका इस्तेमाल करते हुए वो मिस जानवी के ऊपर एक जोर का हमला करता है। उसके राइट लेग से एक रेड कलर का ऑरा निकल रहा था। मिस जानवी ने तुरंत उस अटैक को रोक लिया था, पर एलेक्स का निशाना तो उनके पैर थे।
इसलिए जैसे ही मिस जानवी उसके राइट लेग को पकड़ती है वैसे ही एलेक्स फुल पावर से एक लॉ किक उनके पैर की शिन बोन में मारता है, जिससे उन्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं होता लेकिन फिर भी काफ़ी असर होता है। यह देखकर मिस जानवी एलेक्स की तारीफ करते हुए बोलती हैं, तुम सच में एक महान जीनियस बनोगे। पर अभी भी मिस जानवी के दिमाग में चल रहा था कि एलेक्स ने अभी एक स्नीक अटैक किया है, वो भी अपने लेफ्ट लेग से, तो वह अभी शायद अपने वेपन को निकालने वाला है। उनकी नज़र जब एलेक्स की एक्टिविटीज़ पर थी उस वक्त सिद्धार्थ अपने आखिरी बचे हुए फैंटम सटेप का इस्तेमाल करते हुए बस एक सेकंड में उनके पास पहुंच जाता है। एलेक्स भी थोड़ा सा पीछे जाकर सिद्धार्थ के साथ खड़ा हो जाता है। मिस जानवी बस उन दोनों को एकटक देखे जा रही थी, फिर सिद्धार्थ हवा में उनके ऊपर एक किक करने के लिए कूद जाता है। यह देखकर मिस जानवी की नज़र सिर्फ सिद्धार्थ पर होती है और जैसे ही मिस जानवी उसके अटैक को ब्लॉक करती हैं वैसे ही सिद्धार्थ पर्पल रंग का स्मोक बन के हवा में उड़ जाता है। यह देखकर सब लोग शॉक थे, मिस जानवी खुद भी शॉक थी। इतनी देर में एलेक्स फुल पावर से अपनी ब्लड मून किक के रेड ऑरा को अपनी लॉ किक साथ मिक्स करके उनके काल्फ मसल्स पर हमला करता है, जिससे उनका बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ, जो अपने फैंटम सटेप की मदद से उनके पीछे पहुंच गया था, वह तुरंत फुल स्पीड में भागते हुए आगे आकर अपने ब्लू ड्रैगन फिस्ट का हमला उनके ऊपर कर देता है और एलेक्स भी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है, जिससे मिस जानवी उस पत्थर से तो नीचे जाती ही हैं बल्कि 5 सटेप पीछे भी चली जाती हैं। यह देखकर मिस जानवी खुद चौंक गई थी कि यह 2 बच्चे इतने माहिर कैसे हो सकते हैं। मिस जानवी जैसे एक सीनियर वॉरलॉर्ड को 5 कदम पीछे करना कोई आम बात नहीं थी। सिद्धार्थ और एलेक्स का टीम वर्क वाकई बहुत कमाल का था। इसके बाद स्मृति और अभिमन्यु भी अपना टेस्ट देते हैं। अभिमन्यु अपनी ग्रेविटेशनल पावर की मदद से उनके वजन को हल्का कर देता है, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह से टस से मज नहीं होती और स्ट्रेंथ टेस्ट को अभिमन्यु और स्मृति पास नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मिस जानवी ने उन दोनों को भी सेलेक्ट कर लिया था। इन सब के टेस्ट के बाद जब वह पांचों इस ड्रैगन फॉरेस्ट से निकल रहे थे तब उनके सामने एक लंबा सा आदमी चलते हुए आता है और बोलता है, जानवी बेटा, तो तुमने अपने स्टूडेंट्स को आखिर सेलेक्ट कर ही लिया। तुम्हें पता है तुम्हारे ये 2 स्टूडेंट एलेक्स और सिद्धार्थ हमारी आर्मी बेस के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत फेमस हो चुके हैं। कौन है यह आदमी और यह मिस जानवी का क्या लगता है, और उसने क्यों कहा कि सिद्धार्थ और एलेक्स फेमस हो चुके हैं? 7 यिन एंड यांग डायनामिक ड्यूओ कॉस्मिक स्टेप। उस लंबे से आदमी की बात सुनकर मिस जानवी, स्मृति, अभिमन्यु, एलेक्स और सिद्धार्थ सब कंफ्यूज थे। तभी सिद्धार्थ सोचता है कि इसने मिस जानवी को बेटा क्यों कहा, क्या ये उनको जानता है? तभी सिद्धार्थ रिस्पेक्ट के साथ पूछता है, सर आप कौन हैं और आपकी इन बातों का मतलब क्या है? तब वह आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम जगदीश है और मैं इस आर्मी बेस का हेड जनरल हूं और तुम्हारी टीचर जानवी मेरी बेटी है। यह सुनकर वो चारों शॉक थे। फिर सिद्धार्थ तुरंत पूछता है, आपका मेरे और एलेक्स के फेमस होने से क्या मतलब था? तब हेड जनरल जगदीश बोलते हैं, तुम्हें पता है हमारे पूरे ड्रैगन फॉरेस्ट टेस्ट्स के इतिहास में पहली बार किसी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तुम सच में एक बहुत महान जीनियस हो। अगर तुम अपनी स्किल पर ध्यान दो और कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो तो तुम शायद एक कॉम्बैट गॉड भी बन सकते हो। कल्टीवेशन से आपका क्या मतलब है? कल्टीवेशन तो खेती बाड़ी होता है ना, जो हमारे पूर्वज बहुत पहले किया करते थे, सिद्धार्थ कंफ्यूजन में कहता है। यह सुनकर हेड जनरल जगदीश सिद्धार्थ की नादानी पर हंसते हुए बोलते हैं, तुमने जो एंशिएंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था उन सब को यूज़ करने के लिए ची एनर्जी लगती है और अपने अंदर की ची एनर्जी को और भी प्योर करने या और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करते हैं। और जिन इंसानों के पास सुपर पावर नहीं होती वह कल्टीवेशन की मदद से ही अपने ग्रेड्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि ची एनर्जी तो हर इंसान के अंदर होती है। तुम्हारे ग्रुप में सिर्फ तुम ही हो जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं, इसीलिए हमारी एकेडमी तुम्हारी ची कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए वॉरलॉर्ड जानवी के अलावा भी एक टीचर को तुम्हारे लिए अपॉइंट करेंगे जो कि एक ची मास्टर होगा। यह सब सुनकर सिद्धार्थ को भी याद आता है कि उसके सिस्टम की स्टेटस विंडो में ची का भी ऑप्शन था और उसका ची लेवल बॉडी टेम्परिंग लेवल 0 था। इसके बाद बीच में एलेक्स आकर पूछता है, वह सब तो ठीक है लेकिन आपका फेमस होने से क्या मतलब था? यह सुनकर हेड जनरल जगदीश और जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम लोग यहाँ आए हो और वह भी बिना इन्फॉर्मेशन के। तुमने यह नहीं सोचा कि एजिलिटी टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट अलग जगह पर क्यों होता है? असल में इन दोनों एरियाज पर एक हाईटेक कैमरा लगा है, इससे इंसान की एक्टिविटीज़ और प्रोफिशिएंसी को नापा जा सकता है। और जब तुम दोनों ने टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो सबकी नज़र तुम्हारे इस टेस्ट पर ही टिकी थी और बाकी के स्टूडेंट भी तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख रहे थे और तुम दोनों के इस डुओ को यिन एंड यांग का निकनेम मिला है। और इस वक्त तुम दोनों के ड्यू को हराने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना नाम आगे किया है और कई सारे बच्चे तो तुम्हारे फैन बन चुके हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ और एलेक्स बहुत खुश हो गए थे। वहीं अभिमन्यु उन दोनों से थोड़ा थोड़ा जल रहा था। अभिमन्यु को तो लगा था कि वह सिद्धार्थ के साथ अपना टीम वर्क फॉर्म करेगा और आर्मी बेस का सबसे बेस्ट ड्यू बनाएगा जिसको लोग जीनियस ड्यू के नाम से जानेंगे। वहीं स्मृति को इससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि थे तो वो एक ही ग्रुप के। तभी एलेक्स हेड जनरल से पूछता है, सर क्या मैं भी सिद्धार्थ के साथ अपनी की कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ?
ये सुन के हेड जनरल स्माइल के साथ कहते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर तुमने अपनी सुपर पावर्स के साथ ची एनर्जी को शामिल किया तो इससे तुम्हारी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और अगर तुम लोग एक्स ग्रेड तक पहुंच गए तो तुम प्लेनेट एक्सप्लोरेशन के लिए भी जा सकते हो। यह सुनकर अलेक्स बच्चों की तरह खुशी से वहीं पर कूदने लगता है। यह देखकर सिद्धार्थ उसको रोक के बोलता है, थैंक यू सर, आप हमसे खुद मिलने आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद हेड जनरल जगदीश वहां से चले जाते हैं। हेड जनरल के जाते ही मिस जानवी उन चारों से कहती हैं, चलो अब तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ, अब कल सुबह मुझसे 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग लेने आ जाना और टाइमिंग्स होंगी सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। इसके बाद वो चारों अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। बीच में अलेक्स खुश होकर बोलता है, अब हम दोनों को अलेक्स और सिद्धार्थ की बजाय यिन एंड यांग डायनामिक ड्यू बोलना, और फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु और स्मृति बहुत गुस्सा थे, क्योंकि जब भी अलेक्स कुछ कहता है वो बार बार बस अपनी और सिद्धार्थ की तारीफ ही करता है। तभी अभिमन्यु के दिमाग में कुछ आता है और वह स्माइल के साथ बोलता है, स्मृति, तुम्हें पता है हमारे अलेक्स जीवन में तुम पहली लड़की हो। यह सुनकर अलेक्स डरते हुए उससे बोलता है, अरे अभिमन्यु भाई, आपके सामने मैं और सिद्धार्थ कुछ नहीं है। यह सुनकर अभिमन्यु और सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगते हैं। स्मृति को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इसके बाद वो चारों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जो कि सिद्धार्थ, अभिमन्यु और अलेक्स रूममेट थे और इसीलिए वो तीनों एक साथ अपने रूम में गए थे। वहां जाते ही उनको अपने रूम के बाहर एक भीड़ दिखाई देती है। यह देखकर अलेक्स खुश होते हुए बोलता है, कहीं ये लोग हमारे यिन एंड यांग डायनामिक ड्यू से ऑटोग्राफ लेने तो नहीं आए हैं, और फिर वो हंसने लगता है। यह देखकर सिद्धार्थ और अभिमन्यु उसे अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगते हैं। तभी अभिमन्यु पास वाले लड़कों से पूछता है, तुम सबने इस रूम के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तुम इतना भी नहीं जानते, इस एकेडमी के नए 2 बड़े जीनियस सिद्धार्थ और अलेक्स रहते हैं और हम सब उनको फाइटिंग का चैलेंज देने आए हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ और अलेक्स, जो कि थोड़ा पीछे थे, वह दोनों अपना कॉलर संभालते हुए रूम की तरफ जाने लगते हैं। सारे बच्चे उनको फाइटिंग का चैलेंज देने आए थे। तभी उन सब के बीच में एक ब्राउन रंग के बालों वाला लड़का आने लगता है। उसके लिए सारे बच्चे रास्ता छोड़ रहे थे। फिर वो लड़का उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों में से जो भी ज़्यादा ताकतवर है वह मेरे फाइटिंग के ऑफर को एक्सेप्ट करें। और इसके बाद अभिमन्यु बीच में आकर बोलता है, तुम सबको जितनी भी फाइट करनी है वो कल सैटरडे के दिन कर सकते हो, क्योंकि उस दिन ही फाइटिंग रिंग ओपन होती है। उसकी बातें सुनकर वहां से सारी भीड़ हट जाती है, सिवाय उस ब्राउन कलर के बालों वाले लड़के के। वह अभिमन्यु से कहता है, मुझे पता है तुम इन दोनों से भी ज़्यादा ताकतवर हो, बाय द वे मेरा नाम राघव है। इसके बाद वह भी वहां से चला जाता है। तभी रूम में जाने के बाद अलेक्स और सिद्धार्थ बच्चों की तरह अभिमन्यु से पूछते हैं, अभिमन्यु, सैटरडे को फाइटिंग रिंग ओपन होगी, इसका क्या मतलब है? तुम दोनों एकेडमी में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के क्यों आ गए हो? अब सुनो, हमारी एकेडमी में हर हफ्ते सैटरडे के दिन फाइटिंग रिंग ओपन होती है, जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट किसी से भी लड़ाई कर सकता है और इस फाइटिंग रिंग के कंपटीशन में जो भी फर्स्ट आता है उसे एक इनाम मिलता है। साथ में ही इसके अंदर बेटिंग भी होती है। वैसे तो बेटिंग इलीगल है, लेकिन जो लोग यहाँ पर बेटिंग करते हैं वह एकेडमी के एल्डर्स को भी थोड़े पैसे दे देते हैं, यानी कि जितने पैसे तुमने बैटिंग करके कमाए हैं उसके 10% तुम्हें यहाँ के एल्डर्स को देना पड़ेगा। यह सुनकर सिद्धार्थ और अलेक्स शॉक थे, क्योंकि उन्हें तो यह सब पता भी नहीं था। तभी सिद्धार्थ एक साइड होकर कहता है, इसका मतलब हमारे पास पैसे कमाने का एक सुनहरा अवसर है, लेकिन बैटिंग करने के लिए मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। यह सुनकर अभिमन्यु कहता है, तुम दोनों इस बात की टेंशन मत लो, मेरे पास 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स है जिनका प्राइस 10,000 क्रेडिट पॉइंट्स होता है। वैसे ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। अगर तुम लगातार 10 मैच जीत जाते हो तो फिर यह 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बजाय मेरे पास 10 डाल्विक कॉइन्स होंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ और अलेक्स का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उन्होंने तो बस डाल्विक कॉइन्स के बारे में सुना था और उन्होंने यह भी सुना था कि एक डाल्विक कॉइन किसी एक्स ग्रेड वाले को भी आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन एक डाल्विक कॉइन यूज़ करने के बाद इंसान की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और डाल्विक कॉइन्स काफ़ी बड़ी करेंसी होती है। अगर पुराने समय के रुपए और डॉलर से इनको कंपेयर करें तो एक डाल्विक कॉइन भी $10,000 के बराबर होता है, यानी लगभग 80 लाख रुपए। और अगर उनके पास 10 डाल्विक कॉइन्स आ गए तो उनके पास 8 करोड़ रुपए आ जाएंगे। यह सब सोचकर सिद्धार्थ और अलेक्स अपनी इमेजिनेशन में खो गए थे। तभी अभिमन्यु दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। सिद्धार्थ उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। ये सुनकर अलेक्स भी उसके पास जाने लगता है, क्योंकि अभी उन तीनों का किसी क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। और फिर सिद्धार्थ भी उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में अभिमन्यु उन्हें सारी क्लासेस के बारे में समझाते हुए बोलता है, यहाँ पर 3 तरह की क्लासेस होती हैं। पहली होती है एलिमेंटल क्लासेस, और दूसरी कॉम्बैट क्लासेस, और तीसरी उधर पावर क्लासेस, यानी एलिमेंट पावर से हटकर। सिद्धार्थ को पता था कि वह सिर्फ कॉम्बैट क्लासेस में जा सकता है, इसलिए वह अपना रास्ता बदल के कॉम्बैट क्लासेस की ओर कर लेता है। उसके साथ साथ अभिमन्यु और अलेक्स भी आने लगते हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ बोलता है, तुम लोग मेरे साथ क्यों आ रहे हो? अलेक्स, तुम्हें तो एलिमेंटल क्लास में जाना चाहे, और अभिमन्यु, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें अदर पावर क्लासेस में जाना चाहिए।
यह सुनकर अभिमन्यु अपना रीजन बताते हुए कहता है, वैसे भी मेरी सुपर पावर का ग्रेड है जो कि काफ़ी हाई है, इसलिए मुझे अदर पावर क्लासेस में जाने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरा बैटल आईक्यू बहुत कम है, इसीलिए मुझे एजिलिटी टेस्ट को भी पार करने में 1 घंटा लग गया था। तभी अलेक्स मन में सोचता है, मैं तो बस इसीलिए जा रहा था क्योंकि वहाँ पर सिद्धार्थ है और हमारा ये एंड यांग ड्यू इनकम्प्लीट ना हो जाए, लेकिन फिर भी वह अपने ही मन में कोई सा भी रीजन सोचकर बोलता है, मैं भी इसीलिए जा रहा हूं ताकि मेरा बैटल आईक्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाए, और वैसे भी मैंने सुना है फाइटिंग रिंग कंपटीशन में ड्यू पार्टिसिपेशन अलाउड है जो कि सोलो कंपटीशन के बाद होगा, इसलिए हम दोनों अगर एक ही क्लास में रजिस्टर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उन दोनों की बातें सुनकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ज़िंदगी में इतना प्यार उसे कभी नहीं मिला था। वह उन दोनों को गले लगाकर बोलता है, आज से हम तीनों भाई हैं और हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। यह सुनकर वह दोनों भी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी अभिमन्यु अपनी जेब से 3 अंगूठी निकलता है और कहता है, मेरे पापा जिनकी अब तो मौत हो चुकी है, उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने जीवन में ऐसे दोस्त बनाना जो कि तुम्हें भाई जैसा माने, और यह रिंग भी उन्होंने ही मुझे गिफ्ट करी थी। उन्होंने कहा था कि उनके 2 दोस्त थे जो कि कॉम्बैट गॉड से भी अपर लेवल के थे और उन दोनों ने अपनी पावर से इन तीनों रिंग्स को बनाया है, और जब भी यह तीनों रिंग्स पास होंगी तो इसमें से गोल्डन लाइटनिंग निकलेगी। यह सुनकर अलेक्स और सिद्धार्थ भी काफ़ी खुश थे और फिर वह तीनों उस रिंग को पहन लेते हैं और अपनी उंगली को हवा में करते हुए बोलते हैं, आज से अभिमन्यु, सिद्धार्थ और अलेक्स पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर ह्यूमनस बनेंगे जिनके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। मोई स्टैचू। इसके बाद वह तीनों कॉम्बैट क्लास की ओर जाने लगते हैं। वहां जाने के बाद सिद्धार्थ अपना रजिस्ट्रेशन वहीं पर करा लेता है। अभिमन्यु और अलेक्स ने भी ऐसा ही किया होता है। उसके बाद वह गौर से अपने कॉम्बैट टीचर की बातें सुनाने लगते हैं। उनके कॉम्बैट टीचर जिनका नाम हेमराज है। कॉम्बैट टीचर हेमराज उन सब से बोलते हैं, तो सुनो, तुम लोगों को लगता होगा कि सुपर पावर्स मैटर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यह तो आधा सच भी नहीं है, क्योंकि जैसा तुमको पता होगा कि एक कॉम्बैट गॉड सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी उपाधि है, लेकिन शायद तुमको यह ना पता हो कि इस दुनिया में 108 कॉम्बैट गॉड हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 6 कॉम्बैट गॉड्स के पास ही सुपर पावर्स हैं। उनकी बातें सुनकर पूरी क्लास के सारे बच्चे चौंक चुके थे, क्योंकि उन सबको लगता था कि सुपर पावर्स की वजह से ही लोग ताकतवर बन सकते हैं। उनकी यह बातें सुनकर सिद्धार्थ भी काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसके भी विचार कुछ ऐसे ही थे। तभी सिद्धार्थ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उनसे सवाल पूछता है, सर, अगर आपने जो भी कहा है वह सच है तो फिर उनके पास हंटर स्पिरिट कैसे है? यह सुनकर कॉम्बैट टीचर हेमराज हंसते हुए कहते हैं, उनके पास हंटर स्पिरिट इसलिए है क्योंकि वह ची एनर्जी की कल्टीवेशन करते हैं, जिससे उनके अंदर की हंटर स्पिरिट किसी सुपर पावर्स वाले इंसान से भी सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। एक ची मास्टर तो एक हेवन टियर के सोल वेपन तक को कंट्रोल कर सकता है। यह सारी बातें सुनकर सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि कॉम्बैट क्लास में ज़्यादातर वही बच्चे आए थे जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। तभी उन बच्चों में से कोई एक पूछता है, तो हम अपनी ची कल्टीवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी ची कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए या तो अगर तुम बहुत बड़े जीनियस हो तो हमारी एकेडमी तुम्हें खुद एक टीचर प्रोवाइड करेगी, या तो तुम हमारी एकेडमी की लाइब्रेरी से भी की कल्टीवेशन स्क्रॉल्स की नोट करके उन्हें अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा आर्मी बेस नंबर 7 काफ़ी ताकतवर आर्मी बेस है, इसलिए यहाँ हमारे पास हर स्टूडेंट को देने के लिए एक स्टोरेज रिंग और एक स्पेस रिंग है। स्टोरेज रिंग में आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं और स्पेस रिंग में आप एक ऐसी दुनिया में जा सकते हैं जहाँ का 1 हफ्ता यहाँ के 1 दिन के बराबर होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वह वहीं पर नाचने लगता है, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। तभी कॉम्बैट टीचर हेमराज सारे बच्चों से कहते हैं, तो बच्चों, मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एक फुटवर्क टेक्निक जिसका नाम क्लोन स्टेप है। यह फुटवर्क टेक्निक एक इनकम्प्लीट तकनीक है, क्योंकि क्लोन स्टेप और एक और तकनीक जिसका नाम फैंटम स्टेप है, अगर इन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर यूज़ किया जाए तो इससे एक और टेक्निक बनती है जिसको कॉस्मिक स्टेप कहते हैं। और कॉस्मिक स्टेप टेक्निक के भी 9 स्टेजेस होते हैं, और हमारे पास जो क्लोन स्टेप है उसके 5 स्टेजेस होते हैं, और फैंटम स्टेप जो कि इससे अपर लेवल की टेक्निक है उसके 7 स्टेजेस होते हैं। यह सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ सोचता है, उसके सिस्टम ने उसे पहले से ही फैंटम स्टेप टेक्निक दे रखी है, अगर वह क्लोन स्टेप टेक्निक को भी सीखे तो उसे अल्टीमेट टेक्निक कॉस्मिक स्टेप मिल जाएगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तभी थोड़ी ही देर में कॉम्बैट टीचर हेमराज कहते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमारे आर्मी बेस में 2 नए जीनियस आए हैं और उन दोनों ने ही कॉम्बैट क्लासेस में पार्टिसिपेट किया है। जैसा हमने स्ट्रेंथ टेस्ट के वीडियो में देखा था कि उन दोनों जीनियस में से एक लड़का जिसका नाम सिद्धार्थ है, उसने फैंटम स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और वह लड़का अभी हमारे सामने ही है। तो सिद्धार्थ, तुम्हारे पास फैंटम स्टेप टेक्निक कहाँ से आई? यह सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा हिचकिचाता है। उसके दिमाग में आता है कि अब उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम के बारे में तो वो किसी को बता भी नहीं सकता था, और अगर उसने बता भी दिया तो कोई विश्वास भी नहीं करने वाला था। खैर, कोई विश्वास करे या ना करे उससे सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अपनी सबसे ताकतवर चीज़ सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। तभी सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ आता है। आखिर क्या कहेगा सिद्धार्थ? क्या को अपने सिस्टम के बारे में इन सब को बताएगा? अगर नहीं तो क्या होगा उसका जवाब? क्या उसके जवाब पर विश्वास करेगा हेमराज?
क्या वो क्लोन स्टैम्प और फैंटम सटेप को एक साथ मिलाकर कॉस्मिक सटेप टेक्निक को बना पाएगा और क्या होगा कब के इस कंपटीशन में? ये सब जानने के लिए बने रहें च8 कॉस्मिक स्टेप फाइटिंग कॉम्पिटिशन। यह सुनकर सिद्धार्थ सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, तभी अभिमन्यु बीच में बोलता है, सर मुझे पता है कि फैंटम सटेप एक एंशिएंट स्किल है और क्लोन स्टैम्प के साथ मिलकर यह और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, लेकिन इतनी पावरफुल टेक्निक आप किसी से इतना कैजुअली कैसे मांग सकते हैं? अगर आपको कोई एंशिएंट स्किल चाहिए तो सबसे पहले अपने आर्मी बेस के हेड जनरल से परमिशन चाहिए होती है और उसके बाद 3 कॉम्बैट गॉड्स के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं और साथ में इसको खरीदने के लिए 1000 डाल्विक कॉइन्स भी देने पड़ते हैं। यह सारी बातें सुनकर उनका कॉम्बैट टीचर हेमराज थोड़ा हिचकिचा जाता है। वह मन में सोचता है, इस लड़के को तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन मुझे फैंटम सटेप टेक्निक कैसे चाहिए, क्योंकि इसके साथ में कॉस्मिक सटेप टेक्निक भी सीख सकता हूं। और फिर हेमराज तेज आवाज में कहते हैं, मुझे पता है लड़के, तुम सच कह रहे हो, लेकिन फिर भी इस लड़के सिद्धार्थ को भी बोलने का मौका दो। यह सुनकर सिद्धार्थ सोचता है, मुझे इन लोगों जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अगर अभिमन्यु मेरी जगह बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर सिद्धार्थ कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, सर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मेरी जगह पर अभिमन्यु आपसे बात करेगा। अब जब सिद्धार्थ ने यह बात कह ही दी थी तो कॉम्बैट टीचर हेमराज भी चुप हो जाते हैं। सिद्धार्थ और अभिमन्यु को समझ में आ रहा था कि अब हेमराज के टारगेट पर अभिमन्यु और सिद्धार्थ चुके हैं, लेकिन ओपनली एक मामूली सा कॉम्बैट टीचर वॉरलॉर्ड के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कर सकता है। क्लासेस खत्म होने के बाद अलेक्स और अभिमन्यु रूम की तरफ जाने लगते हैं, वहीं सिद्धार्थ लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। उसे देखकर वह दोनों पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तब सिद्धार्थ कहता है, मैं लाइब्रेरी में क्लोन स्टैम्प टेक्निक को कॉपी करने जा रहा हूँ। यह सुनकर वह दोनों भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अकेले ही लाइब्रेरी में चला जाता है। ये वक्त शाम का था और लाइब्रेरी भी लगभग खाली ही थी। तब सिद्धार्थ क्लोन सटेप टेक्निक वाले लाइब्रेरी के सेक्शन में जाने लगता है। रास्ते में उसे राघव और उसके 2 दोस्त भी मिलते हैं। राघव उससे कहता है, तो फिर मिलते हैं कल के कंपटीशन में, लेकिन मुझसे फाइट करने से पहले तुम्हें मेरे 2 दोस्तों से लड़ना होगा। तभी उसके सिस्टम से भी आवाज आती है, डिफीट राघव 2 गार्ड्स, रिवॉर्ड एक इमोशन क्रिस्टल। सिद्धार्थ के सिस्टम में एक नई स्किल भी ओपन हुई थी जिसका नाम पीकिंग था। उस स्किल की मदद से वह किसी भी ह्यूमन या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकता है। सिद्धार्थ अपनी पीकिंग स्किल का उन दोनों पर यूज करता है तो उसे पता लगता है कि उन दोनों गार्ड का ग्रेड बी है और राघव का ग्रेड है। वह दोनों लड़के ही ग्रेड बी के लेवल 7 पर थे, वहीं राघव ग्रेड के पीक पर है, यानी वह इस ग्रेड का स्टूडेंट बन सकता है। बस एक और लेवल पार करना है। सिद्धार्थ समझ गया था कि वह राघव को तो नहीं हरा सकता है, लेकिन शायद उन दोनों को हरा दे। तभी सिद्धार्थ अपना ब्लू ड्रैगन फिस्ट इस्तेमाल करता है। इससे पहला लड़का गिर तो जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी होती। सिद्धार्थ को महसूस होता है कि उसका यह अटैक बहुत कमज़ोर है और अब उसको समझ आता है कि एलेक्स की पावर की वजह से ही उसका ब्लू ड्रैगन फिस्ट उतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। वह अगर याद करे तो अगर सिद्धार्थ और एलेक्स दोनों एक साथ में ब्लू ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करें और एलेक्स उसको पावर अप दे, फिर तो वह राघव को भी आसानी से हरा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक अटैक में। यह सोचकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर सिद्धार्थ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन दोनों लड़कों पर ब्लू ड्रैगन फिस्ट की बरसात कर देता है। उन दोनों को लगातार 10 अटैक्स लगे थे। फिर सिद्धार्थ एलेक्स के ब्लड लाइन की टेक्निक ब्लड मून किक को कॉपी करने की कोशिश में उन दोनों पर एक एक लात लगा देता है। भले ही उसके पैरों से कोई रेड ऑरा ना निकल रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अटैक से वह दोनों बहुत घायल हो चुके थे। उसके सिस्टम से आवाज आती है, टास्क कंप्लीटेड, रिवॉर्ड ग्रांटेड। आपके पास के 3 लोगों के डर के इमोशंस को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस, आप ग्रेड सी के लेवल 9 पर आ चुके हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ शॉक था, क्योंकि इससे पहले वह ग्रेड सी के लेवल 7 पर था, लेकिन बस थोड़ी ही देर में वह लेवल 9 पर आ गया। बस एक और लेवल पार करने के बाद वह ग्रेड बी के लेवल 1 का स्टूडेंट बन सकता है। यह सोचकर ही सिद्धार्थ खुश हो जाता है। इसके बाद राघव भी उसके रास्ते से हट जाता है। जाते जाते वह उसे धमकी देता है, टेंशन मत लो सिद्धार्थ, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं पीटूंगा, बस तुम्हें चलने लायक नहीं रखूंगा। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर सीरियस आवाज में कहता है, सिद्धार्थ तुम्हें एकेडमी में आते ही किसी को भी ऑफेंड नहीं कर देना चाहिए, तुम्हारी जान खतरे में है। और यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा कंपीटिटर मानता हूँ। और फिर वह हंसते हुए वहां से चला जाता है। उसकी बातों ने सिद्धार्थ को कंफ्यूज कर दिया था। तभी सिद्धार्थ के मन में एक बात आती है कि उसने सुबह ही कॉम्बैट टीचर हेमराज को ऑफेंड कर दिया था, लेकिन फिर सिद्धार्थ इसको लाइटली लेता है क्योंकि वह भी एक वॉरलॉर्ड का स्टूडेंट था, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती। और फिर वो क्लोन सटेप टेक्निक को देखने के लिए उस सेक्शन में जाने लगता है। वहां जाने के बाद उसे क्लोन सटेप टेक्निक मिल जाती है। फिर वह अपने हाथ से एक रेक्टेंगुलर पत्थर निकलता है जो कि सफ़ेद रंग का था और उस रेक्टेंगल पत्थर को क्लोन सटेप टेक्निक के उस स्क्रोल पर चिपका देता है और फिर एग्जैक्ट 5 सेकंड बाद उसको हटाकर अपने पास से लाए हुई एक वाइट रंग की चार्ट शीट पर रख देता है और 5 ही सेकंड में उसे चार्ट शीट में क्लोन सटेप टेक्निक का फॉर्मूला लिखकर आ जाता है। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद सिद्धार्थ अपनी स्टोरेज रिंग में उस रेक्टेंगुलर
पत्थर और HR शीट को रख लेता है। वह शीट भी कोई मामूली पेपर नहीं था, यह मिलिट्री स्टूडेंट को दिए जाने वाला एक खास पेपर था। यह इतना स्ट्रांग था कि अगर इस पर कोई बुलेट भी चले तब भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बीस्ट वेपन्स के सामने ये बहुत कमजोर होता है, इसीलिए ज़्यादातर मास्टर्स इसको अपनी स्टोरेज रिंग में ही संभाल के रखते हैं। यह पेपर हर मिलिट्री स्टूडेंट को बस 10 मिलते हैं, लेकिन जो कि सिद्धार्थ एक सीनियर वर्ल्ड का स्टूडेंट था, इसीलिए उसे और अलेक्स, अभिमन्यु, स्मृति को 20 पेपर्स मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थ अपने रूम की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया फूड स्टॉल दिखता है जिसमें वह फास्ट फूड सेल कर रहा था। उस स्टूडेंट के फास्ट फूड स्टॉल के आसपास कई सारी एसेसरीज भी रखी थी। उसमें सिद्धार्थ को एक ब्रेसलेट पसंद आ जाता है। सिद्धार्थ को पता था जो स्टूडेंट बहुत गरीब होते हैं वह मिलिट्री की परमिशन के साथ स्टॉल ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मिलिट्री इतनी करप्ट है कि उस स्टूडेंट का 70% प्रॉफिट मिलिट्री वाले ही ले लेते हैं। तभी सिद्धार्थ के मन में एक प्लान आता है और फिर वह स्माइल करने लगता है और सोचता है अब इस प्लान को मैं कल ही एग्जीक्यूट करूंगा क्योंकि कल मेरे पास काफ़ी पैसे होंगे। लेकिन जो कि उसका मकसद था उस ब्रेसलेट को लेना, इसीलिए सिद्धार्थ आगे बढ़ते हुए उस स्टूडेंट के स्टॉल के आगे आ जाता है। वह स्टूडेंट उससे कहता है तुम तो वही जीनियस हो ना। ये सुनकर सिद्धार्थ सोचता है क्या मैं इतना फेमस हो चुका हूँ, और फिर वह स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मैं ही हूँ सिद्धार्थ। वह लड़का कहता है तुम्हें क्या खरीदना है। यह सुन के सिद्धार्थ स्माइल के साथ बोलता है मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए। वह ब्रेसलेट सिल्वर रंग का था जिस पर गोल्डन रंग की डिजाइनिंग थी, और फिर वह लड़का उस ब्रेसलेट की ओर देखता है और कहता है इसका प्राइस 500 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ सोचता है मुझे तो बस 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं, और फिर वह उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे 500 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ 1000 और एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि कल ही फाइटिंग कंपटीशन है और इससे मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का बोलता है लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसे दे ही दोगे। तभी सिद्धार्थ उससे बोलता है तुम चिंता मत करो। उसकी बस इतनी सी बात सुनकर उसे लड़के को लगता है कि उसे सिद्धार्थ की बात मान लेनी चाहिए, और फिर वह सिद्धार्थ को वो ब्रेसलेट दे देता है और सिद्धार्थ उससे 2 एनर्जी रिप्लेनिशिंग पिल्स की बोतल ले लेता है जिनका प्राइस 500 क्रेडिट पॉइंट्स था। उसने 2 बोतल ली थी इसलिए उस पर 1000 क्रेडिट पॉइंट्स का उधर था, यानी कि अब सिद्धार्थ को उसे लड़के को 1500 क्रेडिट पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और इसके बाद सिद्धार्थ अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वह जैसे ही अपना गेट खोलता है तो उसे दिखता है कि अलेक्स और अभिमन्यु दोनों सो चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ नहीं सो सकता था क्योंकि कल उसे राघव से भी लड़ना है। वह सोचता है कि उसे अब अपने फैंटम सटेप को सीख लेना चाहिए। सिद्धार्थ अपनी स्पेस रिंग इस्तेमाल करते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है जहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। वहां पर बस सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी और बस आसमान में सूरज चमक रहा था। सिद्धार्थ तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से क्लोन स्टेप टेक्निक की उस कॉपी को निकलता है और अपने सिस्टम में जाकर फैंटम सटेप टेक्निक को भी निकाल लेता है, और फिर वह उन दोनों फुटवर्क टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करने लगता है। उसने फैंटम सटेप का यूज़ पहले भी कर रखा था, इसलिए वह फैंटम सटेप को बस एक दिन में सीख लेता है, लेकिन क्लोन सटेप को सीखने के लिए उसे 2 दिन लगते हैं, और अगर वो आधा दिन और लगाए तो सुबह हो जाएगी। और फिर सिद्धार्थ उस आधे दिन यानी 12 घंटे में उन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर कॉस्मिक सटेप टेक्निक के 0 स्टेज पर पहुंच जाता है। भले ही वह बस 0 स्टेज पर था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसने स्ट्रेंथ टेस्ट में जैसे मिस जानवी को अपना फैंटम बनाकर चकमा दिया था, अब वो उस चीज़ को और भी बेहतर ढंग से कर सकता है और पहले से भी ज़्यादा फैंटम बना सकता है, और इससे उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब सिद्धार्थ अपने स्पेस से बाहर निकलता है तो सुबह के 8 बजे बज चुके थे और अलेक्स और अभिमन्यु उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सिद्धार्थ की आंखें खुलती हैं उसे दिखता है अभिमन्यु और अलेक्स ने उसको जमीन पर लिटा दिया है और वह दोनों उसकी नब्ज चेक कर रहे थे। साथ ही में अलेक्स उसको CPR देने की कोशिश करने के लिए जब आगे बढ़ता है, यह देखकर तुरंत सिद्धार्थ उसे धक्का दे देता है। इस धक्के से अलेक्स थोड़ा दूर जाकर गिरा था। यह देख सिद्धार्थ, अभिमन्यु और अलेक्स तीनों ही शॉक थे। तभी सिद्धार्थ के ID कार्ड में ग्रेड B लेवल 2 लिखकर आने लग गया। यह देखकर सिद्धार्थ भी शॉक था क्योंकि इतना जल्दी लेवल अप करना कोई छोटी बात नहीं थी। फिर वह सोचता है कि उसने जो टेक्निक इस्तेमाल करी थी वह एंशिएंट टेक्निक्स थी और उन दोनों टेक्निक्स को मिलाने के बाद एक गॉड लेवल की टेक्निक बन गई थी। क्या कर पाएगा सिद्धार्थ उस फाइटिंग कॉम्पिटिशन में? क्या वह राघव को हर पाएगा? और राघव ने उसकी जान पर खतरा क्यों बताया था? चेन्नई टेक्वांडो, द इमॉर्टल ब्यूटी। सिद्धार्थ, अभिमन्यु, अलेक्स और स्मृति चारों वॉरलॉर्ड जानवी के पास ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। मिस जानवी जैसे ही सिद्धार्थ को देखती हैं तो तुरंत सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ तुमने आते ही एक कॉम्बैट टीचर को ऑफेंड कर दिया। अभी वो बातें कर ही रही थी कि सारे बच्चों को कॉम्बैट टीचर हिमराज वहीं पर गिरा हुआ दिखता है और मिस जानवी ने उसका गला पकड़ कर रखा था। सारे बच्चों की नज़र हिमराज पर पहुंच गई थी। तब मिस जानवी स्माइल के साथ कहती हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, यह जिंदा है। वैसे यह सिद्धार्थ और अभिमन्यु को मारने के लिए हमारे ड्रैगन फॉरेस्ट की एंट्रेंस पर एक पेड़ के ऊपर ही छुपा हुआ था, तो मैंने इसे देखकर थोड़ा बहुत सबक सिखा दिया। और फिर वह हंसने लगती हैं। मिस जानवी सीरियस लुक के साथ कहती हैं, मैंने इस एगोइस्टिक कॉम्बैट टीचर को तो पकड़ लिया है, लेकिन इसने यहाँ आने से पहले ही एक प्लान बना रखा था। इसलिए अगर मेरी मानो तो कंपटीशन मत ही ज्वाइन करो, और अगर कर ही रहे हो तो सावधान रहना। तुम्हें अगर लगे कि तुम हारने वाले हो तो पहले ही हार मान लेना।
यह सुनकर सिद्धार्थ और अभिमन्यु हाँ में सिर हिला देते हैं। वैसे दोनों में से इस बात से सहमत तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी बोल भी क्या सकते थे। तभी अलेक्स बीच में बोलता है, वैसे तो मैं भी वहीं पर था अभिमन्यु और सिद्धार्थ के साथ। अभिमन्यु ने तो बस फैंटम सटेप टेक्निक का प्राइस बताया था। ये इतनी सी बात में इतना गुस्सा क्यों हो गया? ये इसलिए इतना गुस्सा है क्योंकि पूरी क्लास के आगे इसकी बेइज्जती हो गई थी और इन टीचर्स के लिए उनकी जान से ज़्यादा इज्जत प्यारी होती है, मिस जानवी बिना कोई एक्सप्रेशंस के साथ कहती हैं। इसके बाद मिस जानवी सिद्धार्थ से पूछती हैं, तो सिद्धार्थ तुमने क्या क्या सीखा है? यह सुनकर सिद्धार्थ बोलता है, लेने फैंटम सटेप और क्लोन सटेप दोनों टेक्निक्स को मिलाकर एक गॉड लेवल टेक्निक कॉस्मिक सटेप के 0 स्टेज को मास्टर कर रखा है। यह सुनकर मिस जानवी खुश होकर उसे देखती हैं और उससे पूछती हैं, क्या यह तकनीक तुम हमारी आर्मी के लिए बेच सकते हो? तभी सिद्धार्थ अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछता है, इसका प्राइस कितना होगा? यह सुनकर मिस जानवी और अभिमन्यु दोनों हंसने लगते हैं। तभी मिस जानवी बीच में बोलती हैं, यह एक गॉड लेवल की टेक्निक है लेकिन अर्थ की, इसीलिए इसका प्राइस 10 लाख डाल्विक कॉइन्स होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ की तो आंखें बाहर आ गई थीं। सिद्धार्थ तुरंत बोलता है, हाँ बेच दो, बेच दो। किसको बेचना है? जल्दी बेच दो। उसका उतावलापन देखकर वह हंसते हुए कहती हैं, यह अभी तो नहीं बिक सकती, यह तभी बिक सकता है जब मेरे पास 2 कॉम्बैट गॉड्स के साइन हो और हेड जनरल तो मेरे पापा ही हैं, इसलिए उनकी परमिशन तो है मेरे पास और उनकी जान पहचान में 2 कॉम्बैट गॉड्स भी हैं, तो मान लो तुम्हारी यह टेक्निक अगले 1 महीने में बिक जाएगी। यह सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ बिल्कुल खुश हो गया था। तभी सिद्धार्थ उनसे बोलते हैं, मैम मुझे बस हेवनली फुटवर्क टेक्निक आती है और ब्लू ड्रैगन फिस्ट आता है, इसके अलावा मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। फुटवर्क टेक्निक तो मेरे पास टॉप क्लास की है, लेकिन मुझे और भी अटैक की टेक्निक सीखनी है। बिल्कुल, आज तुम लोगों को मैं अटैक की टेक्निक खाऊंगी, तो सबसे पहले तुमको नॉर्मल मार्शल आर्ट आनी चाहिए, जिससे तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज बढ़ें और तुमको रियल फाइट में लड़ने का एक्सपीरियंस हो जाए। इसीलिए बोल तुमको कौन सी मार्शल आर्ट सीखनी है? यह सुनकर अलेक्स तुरंत बोलता है, ताइक्वांडो। वही सिद्धार्थ भी यही बोलता है। अभिमन्यु कहता है, मुझे भी ताइक्वांडो ही सीखनी है। अलेक्स और अभिमन्यु का तो समझ में आ रहा है क्योंकि उनके पास जो सुपर पावर से वह ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स को सपोर्ट करती है, लेकिन तुमने ताइक्वांडो क्यों चूज करी? मिस जानवी सिद्धार्थ को कंफ्यूजन से देखकर पूछती हैं। यह सुन सिद्धार्थ बोलता है, इसलिए क्योंकि ताइक्वांडो में किक्स का इस्तेमाल होता है। और तभी सिद्धार्थ अपने सिस्टम में देखता है, उसको लेवल अप करने की वजह से एक नई तकनीक मिली थी जिसका नाम 5 हेवनली किक्स था। सिद्धार्थ ने यह मैसेज पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने ताइक्वांडो को चूज किया। फिर मिस जानवी स्मृति से पूछती हैं, तुमने कोई मार्शल आर्ट्स नहीं चुनी? ये सुन मिस जानवी कहती है, मेरे पास हाइड्रोकिनेसिस की पावर है, यानी वाटर को कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी मार्शल सीखनी चाहिए। यह सुनकर अलेक्स बोलता है, तुम टेंशन मत लो, ताइक्वांडो सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स है, क्योंकि अगर तुम ताइक्वांडो की टेक्निक्स के साथ अपने हाइड्रोकिनेसिस के पावर्स को मिक्स करोगी तो अटैक में और भी ज़्यादा पावर होगी। इसके बाद मिस जानवी उन चारों से कहती हैं, देखो मैं तुम्हें पूरी ताइक्वांडो स्टेप बाय स्टेप तो नहीं सिखा सकती, लेकिन एक सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव सिखा सकती हूँ, और यह है फ्लाइंग बैक किक। भले ही ये ज़्यादा एस्थेटिक ना लगे, लेकिन यह बहुत डेंजरस किक है। कह सकते हैं ये सबसे पावरफुल ताइक्वांडो की टेक्निक है, और अगर तुम उसके साथ अपनी सुपर पावर्स या ची एनर्जी को यूज़ करोगे तो यह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। सिद्धार्थ, अभिमन्यु, अलेक्स और स्मृति फाइटिंग एरेना की तरफ जाने लग गए थे। वहां पर पहुंचकर अलेक्स तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक लकड़ी की टेबल निकलता है। उसे देखकर तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर अलेक्स तुरंत अभिमन्यु से बोलता है, जल्दी से अपने 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स दो। यह सुनकर वह तीनों भी समझ गए थे कि यह क्या कर रहा है। अभिमन्यु तुरंत अपने 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स वहां पर रख देता है। उसके बाद अलेक्स बोलता है, जल्दी से यह मैच खत्म हो तो इसके बाद मैं जाऊंगा। यह सुनकर अभिमन्यु और सिद्धार्थ अजीब सा मुंह बनाकर बोलते हैं, तुम मत जाओ, तुम बैटिंग का काम संभालो। और फिर एक बेल बजती है, इसका मतलब था उन दोनों का मैच खत्म हो चुका था। तभी सिद्धार्थ तुरंत फाइटिंग रिंग की तरफ जाने लगता है। उसके आगे जो ओपोनेंट था उसका ग्रेड बी और लेवल 8 था। उसको देखकर सबको लग रहा था कि सिद्धार्थ हार ही जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ का ग्रेड भी था लेकिन उसका लेवल सिर्फ 2 था। भले ही वह कोई जीनियस हो, लेकिन अपने से अपर लेवल वाले को हराना कोई आसान चीज़ थोड़ी है। तभी सिद्धार्थ वहां पर जाता है और नीचे अलेक्स तुरंत उन 10 में से 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स को टेबल पर रख देता है और चिल्लाकर बोलता है, मेरा दोस्त सिद्धार्थ इस बेवकूफ़ से जरूर जीतेगा, और जिसे भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है वह अपने पैसे यहाँ पर रखें। तभी कई सारे बच्चे अपने अपने क्रेडिट पॉइंट्स दाव पर लगा देते हैं, लेकिन वह 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स के मुकाबले काफ़ी कम था। तभी कॉम्बैट टीचर हेमराज वहां पर आकर 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स लगा देता है। उन 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स और बाकी के क्रेडिट को मिलाकर पूरे 6 स्पिरिचुअल स्टोन्स सिद्धार्थ के खिलाफ लगे थे। तभी हेमराज उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ बच्चे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना? लेकिन अभी बैटिंग मान्य नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ के अगेंस्ट 6 स्पिरिचुअल स्टोन्स लगे हैं और उसके स्पोर्ट में सिर्फ 5।
तभी अभिमन्यु तुरंत अपने और भी 5 स्टोन्स को टेबल पर रख देता है। यह देखकर सब लोग शॉक थे, लेकिन वह खुश भी थे। उन्हें लग रहा था अगर सिद्धार्थ आ गया तो उन्हें बहुत फायदा होने वाला है, और यही विचार कॉम्बैट टीचर हेमराज के भी थे। तभी हेमराज 2 स्टोन्स और लगा देता है, यानी अब सिद्धार्थ के स्पोर्ट में 10 स्टोन्स थे और उसके अगेंस्ट सिर्फ 8। तभी अलेक्स उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, सर लगता है रमी बेस वाले अपने कॉम्बैट टीचर्स को पैसे नहीं देते। तभी गुस्से में हेमराज अलग से 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स रख देता है। अब सिद्धार्थ के अगेंस्ट में 28 स्टोन्स थे और स्पोर्ट में सिर्फ 10। तभी वहां पर मिस जानवी भी आ जाती है। वह तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स को उस टेबल पर रख देती हैं। यह देखकर हेमराज बोलता है, सीनियर आप तो मुझे बुली कर रही हैं। आपको पता है कि एक मामूली कॉम्बैट टीचर के पास 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं हो सकते हैं। यह सुनकर मिस जानवी गुस्से से गरजते हुए बोलते हैं, तो एक मामूली से स्टूडेंट के पास 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स कहाँ से हो सकते हैं। और फिर मिस जानवी 100 में से 82 स्टोन्स को वापस रख लेती हैं। अब दोनों तरफ 28-28 स्टोन्स लग चुके थे। सब लोगों की नजरें फाइटिंग अरेना पर थी। सबको लग रहा था कि सिद्धार्थ सामने वाले लड़के से जरूर हार जाएगा। सबको पूरी तरह से शॉक करते हुए सिद्धार्थ तुरंत अपनी कॉस्मिक स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने 3 क्लोन्स बना देता है। कमल की बात यह थी कि उन तीनों क्लोन्स ने ब्लू ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल किया था। जैसे ही सामने वाला अपोनेंट बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल के खड़ा कर रहा था, इतनी देर में सिद्धार्थ उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और एक फ्लाइंग बैक किक मार देता है। उसके साथ एक गोल्डन रंग का ऑरा भी निकल रहा था। ये देखकर मिस जानवी बोलती हैं, क्या इसको ची एनर्जी कंट्रोल करना आ गया है। और एक ही बार में सामने वाला अपोनेंट जमीन पर गिर जाता है। सब लोग चौंक चुके थे, यहाँ तक कि उसकी टीम मेंबर्स भी शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि सिद्धार्थ जीतेगा। लेकिन सिर्फ एक अटैक में बी ग्रेड के लेवल 8 वाले स्टूडेंट को हराना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। अब अलेक्स के पास 56 स्टोन्स हो चुके थे। अलेक्स तुरंत उन स्पिरिचुअल स्टोन्स में से 20 स्टोन्स मिस जानवी को दे देता है। यह देखकर ही अभिमन्यु और स्मृति समझ चुके थे कि अलेक्स बहुत लालची और चालाक है, लेकिन मिस जानवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कहती है, 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम चाहे इन्हें अपने पास रख सकते हो। यह सुनकर अलेक्स तुरंत सारे स्टोन्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इसके बाद सिद्धार्थ उन लोगों के पास आकर पूछता है, अलेक्स कितने पैसे मिले? 50 स्पिरिचुअल स्टोन्स। अलेक्स अपना मुंह दूसरी साइड घुमाकर बोलता है। यह देखकर स्मृति, अभिमन्यु और मिस जानवी तीनों हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग हंस क्यों रहे हैं। तभी अभिमन्यु बोलता है, 56 स्पिरिचुअल स्टोन्स। फिर अलेक्स बोलता है, अब सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को बराबर बांटने की बारी आ गई है। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जब कंपटीशन जीत जाऊं तब तक तुम बेटिंग करते रहो। उसका यह कॉन्फिडेंस देखकर वह चारों भी शॉक थे, क्योंकि सिद्धार्थ इतना ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं था। तभी मिस जानवी उसको जमीन पर लाते हुए बोलती है, सिद्धार्थ मुझे पता है तुमने बस एक अटैक में उसको हरा दिया, लेकिन ज़्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि यह पूरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वालों में सबसे कमज़ोर लड़का था। यह सुनकर भी सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट नहीं करता और बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इतना घमंड में देखकर हर किसी को लग रहा था कि यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उन सब की बातों के बीच एक लड़की आकर बोलती है, तुमने पिछले राउंड में तो अपने दोस्त के ऊपर बेट लगाई थी, लेकिन अगर तुम्हें इस बार भी बेट जीतनी है तो सिर्फ मेरे ऊपर ही बेट लगाना और मुझे बस आधा प्रॉफिट दे देना, क्योंकि मैं हूं द इमोर्टल ब्यूटी निहारिका। उसकी बातें सुनकर सब लोग उसे अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ दोबारा ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है, तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम बुरी तरह से हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं हूं सिद्धार्थ। और फिर वह राक्षसों की तरह हंसने लगता है। उसका यह बिहेवियर देखकर सब लोग शॉक थे। तभी निहारिका गुस्से में बोलती है, लड़के ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। और फिर वो और भी चिढ़ते हुए बोलती है, अब बस तुम अगले राउंड में देख लेना। और फिर वो गंदा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उसकी सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रही थी और उसके शरीर से ब्लैक रंग का ऑरा निकालने लगा था। आखिर क्या हो गया है सिद्धार्थ के साथ? उसके शरीर से कैसा ब्लैक ऑरा निकल रहा था? सिद्धार्थ इतना घमंडी कब से बन गया? क्या वह उस लड़की निहारिका को हरा पाएगा? और क्या मतलब था इमोर्टल ब्यूटी का? चट एंड डिवाइन स्पिरिट, डेमोनिक ओपोनेंट। सिद्धार्थ के शरीर से निकलने वाले उस ब्लैक ऑरा को किसी ने नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई धुआं निकल रहा हो। वह ऑरा इतना ज़्यादा भी नहीं था कि सबकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, लेकिन इस चीज़ से सिद्धार्थ को बड़ी बेचैनी हो रही थी। सिद्धार्थ का मन कर रहा था कि उसे किसी से लड़ाई करनी है, लेकिन उसकी बारी आने में भी 2 और राउंड बाकी थे। सिद्धार्थ बिना किसी की नज़रों में आए ड्रैगन फॉरेस्ट की और जाने लगता है। ड्रैगन फॉरेस्ट में एक स्टोन इम्प्रिंट नाम की जगह होती है, जहां पर कई सारे कॉम्बैट गॉडेस और यहां तक कि कॉम्बैट एम्परर्स की फाइटिंग स्पिरिट को पेंटिंग्स में रखा था, जो कि अपीयरेंस में भी बिल्कुल उनके जैसी ही दिखती है और उन्हीं की तरह बिहेव भी करती है और साथ ही में उन्हीं की तरह लड़ती भी है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वहां पर उनकी सोल कैद हो। स्टोन इम्प्रिंट वाली जगह पर स्पिरिट के ग्रेड अपने आप उस जगह में एंटर करने वाले के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाते हैं।
सिद्धार्थ अभी ग्रेड बी के लेवल 2 पर था, इसलिए उन सारी स्प्रिट्स का भी लेवल इतना ही सेट हो गया था। सिद्धार्थ के अंदर से निकल रहा वह ब्लैक ऑरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। उसके शरीर के आसपास इतना ब्लैक ऑरा इकट्ठा हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कई सारे काले बादल आ गए हों। सिद्धार्थ की आंखें भी लाल रंग में चमकने लग गई थी। सिद्धार्थ बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, जैसे उस पर कोई भूत हावी है। सिद्धार्थ ने स्टोन इम्प्रिंट में एंटर कर लिया था। एंटर करते ही वह किसी और ही जगह पर आ गया था, जहां पर एक बहुत बड़ा हॉल था और कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। सिद्धार्थ ने तुरंत सबसे पहली पेंटिंग को छुआ। उस पेंटिंग को छूते ही उस पेंटिंग के अंदर से एक आदमी की शक्ल की आकृति निकल आई। उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी। अब वह शैडोई फिगर किसी इंसान जैसा ही लग रहा था। वो बहुत स्टाइल से अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की स्टिक को घुमाने लग गया था। इस चीज़ में तो जैसे उसने महारत हासिल कर रखी थी। उसके हाथ इतनी तेज घूम रहे थे कि कोई नॉर्मल इंसान उसको देख भी ना सके। अचानक से सिद्धार्थ सामने वाले उस आदमी की लकड़ी को पकड़ के उसके सीने में घुसा देता है और फिर वो आदमी हवा बनकर दोबारा उस पेंटिंग में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ आगे वाली पेंटिंग को छूता है और फिर दोबारा एक आदमी निकलता है। इसने एक सिल्वर रंग का आर्मर पहन रखा था। वह बॉक्सिंग स्टेन्स में था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। सिद्धार्थ उसकी तरफ भागने लगता है, साथ ही में वह आदमी भी उसकी तरफ भागने लगता है। उस आदमी का पंच बहुत ताकतवर था। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ की तो हड्डियां ही टूट जाएंगी। सिद्धार्थ के अंदर से निकल रहा वह ब्लैक ऑरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। अचानक से सिद्धार्थ की आंखें तेजी से चमकती हैं और सिद्धार्थ अपने उस हाथ जिससे उसने पांच किया था उसी से सामने वाले उस आदमी के हाथ को पकड़ के घुमा देता है। इस कारण सामने वाला वॉरियर जमीन पर गिर जाता है। इसका फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ उसके पेट पर कई सारे पंचेस की बरसात कर देता है। यह वॉरियर भी हवा में गायब हो जाता है और दोबारा अपनी पेंटिंग में चला जाता है। 5 फुट 8 इंच, काले बाल और गहरी भूरी आंखों वाला लड़का किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था अगर उससे इस वक्त पूरी दुनिया ही क्यों ना आ जाए, वह उन सबको भी बेदर्दी से मार डालेगा। अगले लगभग 28 स्टोन इम्प्रिंट्स को हराने के बाद सिद्धार्थ अचानक से होश में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस जगह पर कैसे आया और उसके आसपास का सारा ऑरा भी गायब हो चुका था। अचानक से उसे अपने राइट कंधे के पास कुछ उड़ता हुआ महसूस होता है और उसे अपने राइट से एक बच्ची जैसी आवाज़ आती है, मास्टर आपके डिवाइन ब्रेसलेट की सारी डार्क एनर्जी को आपके हट में सील कर दिया गया है। अब यह एनर्जी आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद ही सिद्धार्थ को सब कुछ याद आ जाता है कि इतनी देर में उसने क्या क्या किया था। तभी उसके दिमाग में आता है ये आवाज़ कैसी थी। वह अपने राइट में देखता है तो एक छोटी सी बच्ची जैसी सफ़ेद आकृति जिसके हल्के नीले बाल थे और हेजल ग्रीन आंखें थी। उसने ब्लू और वाइट रंग के कपड़े पहन रखे थे और वह हवा में बिना एक्सप्रेशन के साथ उड़ रही थी। ये देख सिद्धार्थ हैरानी से पूछता है तुम कौन हो। वह बिल्कुल सिद्धार्थ की हथेली जितनी छोटी थी और बहुत क्यूट लग रही थी। वह सिद्धार्थ के सवाल जवाब देते हुए बोलती है, मैं आपके इस डिवाइन ब्रेसलेट की स्पिरिट हूँ। यह डिवाइन ब्रेसलेट आज से 20,000 साल पहले डाल्विक से भी हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल स्पीशीज ने बनाया था और यह ब्रेसलेट मेरा ही एक हिस्सा है और मेरे पास यूनिवर्स की काफ़ी नॉलेज है और अर्थ पर मेरा सबसे पहला मास्टर एक राजन मल्होत्रा नाम का लड़का था। यह नाम सुनकर सिद्धार्थ चौंकते हुए बोलता है, राजन मल्होत्रा 100 साल पहले अर्थ का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जिसने अकेले ही 100 डाल्विक्स को उन्हीं के प्लेनेट में जाकर मार डाला, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उनकी शक्ल बहुत गंदी लगती थी। और यह तो तब की बात है जब उनका अटैक भी अर्थ पर नहीं हुआ था। तभी वह स्पिरिट बोलती है, जी हाँ मास्टर आप सही कह रहे हैं, मेरे दूसरे ह्यूमन मास्टर का नाम अक्षत राव था। कहीं तुम उस अक्षत राव की बात तो नहीं कर रही जिसको द ग्रेट ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाता था, जो कि अपनी तलवार से ही न्यूक्लियर अटैक्स तक को रोक सकता था। यह सुनकर वह स्पिरिट भी हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद वह स्पिरिट अपने बारे में बताते हुए कहती है, मास्टर मैं एक डिवाइन होली स्पिरिट हूँ, मेरा नाम नलिनी है और अब से मैं आपको हर चीज़ में सलाह दूंगी। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसने कई सारी चाइनीज कॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था और उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। नलिनी दिखने में बहुत क्यूट थी और हथेली से भी काम साइज की थी। तभी सिद्धार्थ के सिर में अचानक से दर्द होने लगता है और उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है कि उसने कुछ समय पहले क्या क्या किया था। इन सारी मेमोरीज को देखकर सिद्धार्थ पूछता है, यह मेरे साथ क्या हुआ था। तो नलिनी स्माइल के साथ कहती है, मास्टर इस डिवाइन ब्रेसलेट में सैकड़ों डेविल एम्परर की आत्माएं हैं और उन सब ने आप पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसी कारण आपके शरीर से इतनी काली ऊर्जा निकल रही थी और आपका दिमाग भी किसी डेविल की तरह काम कर रहा था, पर मैंने उन सारी डेविल एम्पेयर्स की स्पिरिट्स को आपके हट में सील कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वह आप पर काबू नहीं कर सकते। यह सुनकर सिद्धार्थ उसके गल खींचते हुए बोलता है, तुम बहुत क्यूट हो और कितनी प्यारी बातें करती हो। ये सुनकर नलिनी अपना मुंह घुमाकर बोलती है, मास्टर मैं एक होली स्पिरिट हूँ, मुझे नहीं पता क्यूट का क्या मतलब होता है, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ छोटी आंखें करके उसे देखने लगता है। तभी नलिनी हड़बड़ाते हुए बोलती है, मास्टर आपके मैच का टाइम हो गया है, मुझे लगता है आपको वहां पर जाना चाहिए क्योंकि अगर आप उस कंपटीशन को जीत गए तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ मिलेगी जिससे आपकी कल्टीवेशन में बहुत मदद होगी।
सिद्धार्थ फाइटिंग एरिना की तरफ जाने लगता है। सिद्धार्थ जब दोबारा वहां पर जाता है तो सब लोग उसे घबराई हुई नजरों से देखते हैं। यह सब देखकर सिद्धार्थ शर्मिंदा होते हुए बोलता है, क्या हुआ दोस्तों, तुम लोग ऐसा मुंह बना रहे हो? चलो मेरा मैच स्टार्ट हो गया है, मैं जाता हूँ। अलेक्स तुम सारे स्पिरिट स्टोन्स मेरे ऊपर ही लगा देना। यह सुनकर अलेक्स हाँ में सिर हिला देता है पर कोई भी उससे कुछ नहीं कहता। सिद्धार्थ जब एरिना में जाता है उसका अपोनेंट एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर लड़का था। उसको देखकर हर किसी को लगता है कि ये बहुत ताकतवर है, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था यह लड़का ज़्यादातर अपना ध्यान बॉडी बिल्डिंग की ओर देता होगा और कल्टिवेशन और कॉम्बैट पर कम ध्यान देता होगा। निखिल नाम का वो लड़का इतना लंबा था कि सिद्धार्थ को उसकी आंखों में देखने के लिए भी अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा था। 3 सेकंड तक वह दोनों एक दूसरे को बस घूर ही रहे थे कि अचानक से सिद्धार्थ ब्लू ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। इस अटैक से तुरंत वह बॉडी बिल्डर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर पूरी पब्लिक शॉक थी और सिद्धार्थ भी शॉक था क्योंकि उसने ब्लू ड्रैगन फिस्ट अपनी पूरी पावर से इस्तेमाल भी नहीं किया था। तभी सब लोगों को दिखता है कि उस लड़के निखिल के आई कार्ड पर ग्रेड सी लेवल 1 लिखा था। यह देखकर ऑडियंस में सब लोग हंसने लगते हैं और सिद्धार्थ मन में सोचता है, यह क्या बात हुई, मुझे तो एक जीनियस के तौर पर जाना जाता है और मुझसे लड़ने के लिए ऐसा कमजोर ग्रेड सी का लड़का है। तभी थोड़ी देर में उसे समझ में आ जाता है कि उस जैसे जीनियस से लड़ने के लिए निखिल को क्यों भेजा गया था जो कि बस ग्रेड सी का है। और तभी सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि निखिल को क्यों भेजा। तभी थोड़ी ही देर में निखिल के आई कार्ड में उसका लेवल 1 से 2 और फिर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक से वह ग्रेड सी भी पर आ जाता है, लेकिन फिर भी उसका लेवल बढ़ना नहीं रुकता और बढ़ता ही रहता है और आखिर में वह ग्रेड के लेवल 5 पर आ गया था। और सिद्धार्थ के चेहरे पर भी प्राउड के एक्सप्रेशंस आ गए थे क्योंकि उसे लग रहा था उससे लड़ने के लिए इतना कमजोर लड़का भेजा गया है। लेकिन अब सिद्धार्थ को समझ आ गया था कि वो लड़का कमजोर नहीं बल्कि बहुत ताकतवर है। तभी उसके कान में नलिनी की सीरियस पर प्यारी आवाज आती है, मास्टर यह लड़का आपसे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आपको इसे हराना है तो फिर आपके पास सिर्फ 1% चांस है और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसने एक डेमोनिक टेक्निक इस्तेमाल की है जिससे इसकी पावर सिर्फ 5 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन दोबारा उसे इस्तेमाल करने के लिए इसे 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ राक्षसों की तरह हंसने लगता है। यह देखकर पूरी पब्लिक उसे अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगती है। तभी सिद्धार्थ कॉस्मिक स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने 5 क्लोन बना लेता है। वह लड़का निखिल उन सारे क्लोनस पर अपने हाथ पूरी ताकत से मारे जा रहा था जिससे सिद्धार्थ के 3 क्लोनस मर चुके थे लेकिन 2 और बाकी थे और सिद्धार्थ भी उन्हीं दोनों के बीच में खड़ा था। अचानक से वह लड़का बीच वाले क्लोन यानी सिद्धार्थ के सीने पर एक जोर की लात मारता है जिससे सिद्धार्थ बाकी के क्लोन की तरह डिसअपीयर होने की जगह दूर जाने लगता है। वह रिंग से बाहर ही जाने वाला था कि वह हवा में ही माइक्रो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल कर देता है। यह एक बहुत ही पावरफुल मूव है, इससे कोई इंसान अपनी लोकेशन को अपने क्लोन के साथ एक्सचेंज कर सकता है जिस कारण सिद्धार्थ अपने क्लोन की जगह पर आ जाता है और उसका क्लोन रिंग से बाहर गिर जाता है। यह देखकर सबको लगता है कि सिद्धार्थ हार गया है और रेफरी भी रिंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी रिंग के बाहर गिरा हुआ सिद्धार्थ गायब हो जाता है। निखिल की भी नजरें उसी की तरफ थी कि तभी सिद्धार्थ ब्लड मून किक का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर एक लात मारता है। नॉर्मली तो उस किक से रेड ऑरा निकलता है लेकिन सिद्धार्थ के अटैक के वक्त उससे ब्लैक ऑरा निकल रहा था और वो इतना पावरफुल था कि निखिल जो कि ग्रेड के लेवल 5 का स्टूडेंट है और उस कंक्रीट की रिंग में भी बहुत सारी दरारें आ जाती हैं। सिद्धार्थ ने निखिल के 2 मिनट बर्बाद कर दिए थे और उसे लग रहा था कि 10 सेकंड तो निखिल को उठने में ही लग जाएंगे, तो इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए उसे कोई प्लान बनाना चाहिए। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ की आंखें चमक जाती है और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। नलिनी भी उसी की तरफ देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मास्टर पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है कि तभी आखिर क्यों निकल रहा था उसकी किक से ब्लैक ऑरा, जबकि नलिनी ने तो उस ब्लैक ऑरा को हॉट में सील कर दिया था। क्या जो नलिनी बता रही थी वह सच है और क्या सिद्धार्थ इस मैच को जीत पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहें माय मिस्टीरियस सिस्टम। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों थरेस अपडेट बेंटी है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ थमें रोज के नए अपडेट्स खास कंटेंट और जरूरी जानकारी मिलेगी। ताई देरी ना करो, तुरंत जट जाओ। Join the Telegram channel link in DECRYPTIONJOIN, the Telegram channel link in